मैंने पिछले 25 सालों का डेटा थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है एंड देयर आर साइकिल्स अक्रॉस मार्केट कैप्स। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मार्केट साइकिल 7 या 8 साल। स्मॉल कैप में जब निवेश किया वो पीक था, टॉप था स्मॉल कैप की। ये पीक को बीट करने के लिए स्मॉल कैप इंडेक्स 7 से 8 साल ले। तो लमसम डाला होता तो रिटर्न 0 होता, पर SIP के थ्रू आपका रिटर्न 10, 12, 15% होता है। लार्ज कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मार्केट साइकिल 3 साल की। अगर आप मिड कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मार्केट साइकिल 5 साल की। सो डोंट लुक एट पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का रिटर्न। लुक एट समथिंग कॉल्ड एज These 3 ratios will help me select. मोटा एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको इससे बाहर कोई जाने की जरूरत नहीं। एक फंड जिसने पिछले 2 या 3 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना, 9 आउट ऑफ 10 टाइम द प्रोबेबिलिटी कि ये आगे वाले 3 साल में अच्छा करेगा इज 0। 10 साल में ऐसी 3 साइकिल आएगी जब आपको लगेगा कि आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। इट्स नॉर्मल। तो आप करते हो कि फ्लेक्सी में आप वैल्यू स्टाइल वाले फंड मैनेजर को पैसा दीजिए, आप मिड में, मल्टी में आप मोमेंटम वाले फंड मैनेजर को पैसा दीजिए, और आप स्मॉल में मेजर ग्रोथ इंजन वहां आप ग्रोथ वाले फंड मैनेजर को पैसा दीजिए। मैं अगर पिछले 10 साल का आपको डेटा दूं, आपको ऐसा लगेगा कि स्मॉल में ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो स्मॉल में ज्यादा रिटर्न निकलना चाहिए। पिछले 10 साल में स्मॉल कैप का CAGR 16% है और मिड कैप का 19% है। मार्केट में स्मॉल और मिड दोनों में पैसा आ रहा है, पर जब स्मॉल में पैसा आ रहा है तो 800 स्टॉक में जा सकता है, पर मिड में जो पैसा आ रहा है वो 150 स्टॉक में जा रहा है। सो मिड इज परफॉर्मिंग फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट एंगल मच बेटर देन द स्मॉल कैप इज। कैपिटल मार्केट्स, न्यू एज कंपनीज, AI enabled retail businesses, AI enabled fintechs, ये सब will end up playing a very large role if our economy has to really grow. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम कुणाल, फाउंडर ऑफ अपसर्च। मैं और मेरी टीम डिस्कस कर रहे थे कि अभी भी इतना सब कंटेंट पुश करने के बाद भी कुछ ऐसी चीज है जो 99% लोगों को आगे लेके आए और फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। दिस इज अ वेरी रीजन कि हमने शो का नाम द 99% क्लब रखा है। ये उन 99% लोगों के लिए है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पर जो पढ़ना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली अवेयर होना चाहते हैं, फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहते हैं, बट उनके पास जरिया नहीं है, माध्यम नहीं है। तो ऐसी वीडियो सीरीज इंपॉर्टेंट बन जाती है उन लोगों के लिए जो इसका पार्ट है और वो खुद को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो सीरीज में टोटल 13 वीडियोस है, ये इसका फर्स्ट सीजन है एंड हमने हर एक टॉपिक के लिए उस टॉपिक का बेस्ट पर्सन इंडस्ट्री से लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल, सीरीज का पहला टॉपिक होने वाला है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हम कीर्तन शाह को लेके आए हैं। सो सीरीज के फर्स्ट वीडियो में वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बना है। हम सभी इस 99% क्लब का पार्ट है और हम सभी को ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे लिए क्या सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दिस सीरीज टिल द एंड एंड इंश्योर करें कि आप फ्री टाइम में इसको देखें और पेन एंड पेपर लेके देखें, ताकि जो भी चीजें हम समझा रहे हैं, जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आप नोट डाउन करें। एंड मैं गारंटी देता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड समझने के लिए इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करना जो आप समझते हैं कि इस 99% का क्लब का पार्ट है। तो चलिए पहले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एंड आई एम होपिंग कि आप ये वीडियो एंजॉय करें और एंड तक देखें। सबसे पहला क्वेश्चन, पिछले 1.5 साल में मार्केट्स ने रिटर्न नहीं दिया है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर पैसा इक्विटी में जाता है, तो मैं क्यों फिर भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूं? आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि पूरा 100% पैसा इक्विटी में डालकर आप वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, डायरेक्ट इक्विटी करें, कोई मतलब नहीं है। अब लोग ये सोचते हैं कि मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्यों फिक्स्ड इनकम या किसी और ऐसे क्लास में पैसा रोकूं भी। मेरे को आई एम ओके कि अगर अगले 20 साल तक मैं इन्वेस्टेड रहने वाला हूँ, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे होगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। नीचे जाएगा तो मैं रात को फिर भी आराम से सो पाऊंगा। अगर इतना मेरा रिस्क प्रोफाइल है तो मैं क्यों इक्विटी के बाहर निवेश करूं। आई थिंक ये एक प्रॉब्लम पहले अगर आप समझ जाएंगे ना और उसका सोल्यूशन क्या है, तब जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। तो कोई भी एक इंडिविजुअल या तो अग्रेसिव होगा या मॉडरेट होगा या कॉन्जर्वेटिव होगा। Correct. अब अगर आप कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर की बात करें तो कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर का डेफिनेशन क्या है कि 100 रुपया उसने निवेश किया, 99 नहीं होना चाहिए। करेक्ट। पर वो 100 रुपया 99 ना हो इस वजह से ऐसे निवेश करता है कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है टैक्स भरने के बाद। 6% फिक्स डिपॉजिट आपको रिटर्न दे रहा है, 30% के आप टैक्स ब्रैकेट में हो, हाथ में 4.2 आता है, आप इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पा रहे हो क्योंकि
आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 99 नहीं होता देख सकते। करेक्ट। पर अगर आप 100 रुपए में से 80 रुपया फिक्स्ड इनकम में रखें और 20 रुपया इक्विटी में डाल दें, तो मुझे लग रहा है मोटा मोटा आपका वही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, पर आप इन्फ्लेशन को फिर भी बीट कर पा रहे हो। कैसे? तो अगर आपके 80 रुपए पे आपको 6-7% फिक्स्ड इनकम में रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए आप डेट म्यूचुअल फंड करेंगे तो 7% जितना रिटर्न निकल जाता है, तो आपको 80 रुपए पे 7% के हिसाब से 5.6% रिटर्न निकलेगा। तो 80 रुपए पे 5.6 निकला। अब आपका 20% जो इक्विटी में है उसको नेगेटिव होने के लिए कम से कम 25 से 30% गिरना पड़ेगा। तो आपका 20 रुपया 30% गिरेगा, तब 6 रुपए का लॉस होगा। करेक्ट। और आपने सामने 5.6 बना लिया है। तो अगर आप 80% इक्विटी और 80% फिक्स्ड इनकम और 20% इक्विटी में रखते हो, तो प्रोबेबिलिटी कि आपका 100 रुपया 99 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को 25 से 30% गिरना पड़ेगा, तब जाकर आपका 100 99 होगा, क्योंकि आपका 80 रुपया तो ऐसे भी 5.6 कमा है। पर ये कॉम्बिनेशन करने से 3 से 5 साल में आप डेफिनेटली पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा पाओगे। करेक्ट। तो पॉइंट नंबर 1, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो भी आपको इक्विटी चाहिए। अब आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो भी आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए। क्यों? अग्रेसिव इन्वेस्टर का डेफिनेशन क्या है? अग्रेसिव इन्वेस्टर कहता है कि 100 रुपया 80 भी हो गया, 70 भी हो गया, 60 भी हो गया, मेरे को कोई इशू नहीं है, पर 100 रुपये पे मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। मुझे 6% नहीं चाहिए जो एफडी देता है, या 7%, मुझे चाहिए 14-15% या 12%। ये डेफिनेशन है एक अग्रेसिव इन्वेस्टर का। बट टिपिकली ये देखा गया है कि आप बाय एंड होल्ड करते हो, उससे ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है कि आप बाय एंड होल्ड तो कंटिन्यू कीजिए, बट यू बाय मोर व्हेन देयर आर मोर डिप्स। ओके। तो मैं 2007 से मार्केट में हूं। मैंने 2008 का फॉल देखा है, मैंने 2013 देखा है, 2018 देखा है, 2020 देखा है, और मैंने खुद के पोर्टफोलियो को भी ऑब्जर्व किया, और क्योंकि मैं इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करता हूं, मैंने उनका बिहेवियर भी ऑब्जर्व किया। जब फॉल आता है ना, जैसे 2008 में 65-67% फॉल आया था, 2020 लेटेस्ट 45% फॉल आया था। जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है उसको रिस्क नहीं लगता कि यार मेरा पैसा कम हो गया है, वो ठीक है, पर उसको पैसा ऐड करना है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट आज नहीं तो 3 साल बाद ऊपर जाएगा, और ऐसा डिप शायद बार बार नहीं मिलेगा। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उनके पास उतना एवरेज करने जितना पैसा ही नहीं होता है। तो अब अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है 10 लाख रुपए का, और वो 40% से गिर गया, तो आपका 10 लाख 6 लाख हो गया, तो शायद आपके पास 3-4 लाख रुपया होगा उसको एवरेज करने के लिए। पर हाइपोथेटिकली समझने के एंगल से आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, वो 40% से गिर गया, तो अब आपको 2-2.5 करोड़ रुपया चाहिए एवरेज करने के लिए मीनिंगफुली। उतना पैसा लोगों के पास होता ही नहीं है। सो एज एन अग्रेसिव इन्वेस्टर ऑल्सो आपको फिक्स्ड इनकम इसलिए चाहिए कि अगर हर 5-6-7 साल में ऐसा 30-40% वाला फॉल आता है, तो क्या आपके पास 20-30% पैसा है जो आप नीचे 40-50% नीचे मार्केट को बाई कर सको या सेक्टर्स को बाई कर सको। आई थिंक दैट इज द होल डिफरेंस बिटवीन बीइंग एबल टू जनरेट 12-13% रिटर्न वर्सेस 16-18% रिटर्न। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अग्रेसिव इन्वेस्टर को भी फिक्स्ड इनकम की जरूरत है। सो आप अग्रेसिव हो या कंजर्वेटिव हो, डज नॉट मैटर, यू नीड एसेट एलोकेशन, राइट? नाउ कमिंग टू आंसर योर क्वेश्चन। देखो पिछले बिफोर वी मूव हेड सर, जैसे आपने कंजर्वेटिव में बताया कि 80-20 का जनरली रेशियो इज अ गुड रेशियो टू स्टार्ट विद, वेयर 80 इज इन डेट एंड 20 इज इन इक्विटी। एग्रेसिव में व्हाट इज द स्टार्टिंग एलोकेशन इन योर माइंड? इज इट द अदर वे अराउंड? आई थिंक इट्स द सेम। यू कीप 80% इक्विटी में रखो और 20% को आप डिवाइड कर दो गोल्ड और फिक्स्ड इनकम में, क्योंकि क्या होगा ना, जब मार्केट्स गिर रहे तो फिक्स्ड इनकम तो आपको स्टेबल रिटर्न देगा, और गोल्ड टिपिकली शॉर्ट टर्म में नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है। तो मान लो आपकी इक्विटी गिर रही है तो गोल्ड या तो स्टेबल रहेगा या ऊपर जाएगा। आपको वही प्रॉपर्टी चाहिए उस 20% वाले एलोकेशन में कि यार ये गिरे तो एटलीस्ट ये ना गिरे जिससे मैं नीचे खरीद पाऊँ। तो आप वो 20% को गोल्ड और फिक्स्ड इनकम में या तो इक्वली या तो जिस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना चाहो उस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लो। बट आई थिंक 80-20 इज द गोल्डन रूल, नॉट जस्ट इन इन्वेस्टिंग अक्रॉस लाइफ। करेक्ट। तो अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज और कुछ भी नहीं समझ रहे, 80-20, 80 is your core, 20 is satellite. Correct. Right? That is what you should do. Now to answer your question. Okay. Look, equity markets
आपको क्यों एफडी से दुगना रिटर्न देते हैं? इक्विटी मार्केट्स आपको एफडी से दुगना रिटर्न इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी है। अगर एफडी जैसे इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो वो लीनियर है, वो आपको हर साल 7% रिटर्न देगा। और क्योंकि उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है, रिटर्न नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बेसिक फंडा ही है, जितना रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए या शायद मिलेगा भी। अब एफडी में आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो तो रिटर्न क्यों निकलेगा? पर आप इक्विटीज में रिस्क ले रहे हो, इसकी वजह से आपका एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न मुझे ज्यादा मिले। अब समझना ये कि रिस्क क्या ले रहे हो। रिस्क ये नहीं कि आपने 100 रुपया डाला और वो 70 रुपया हो गया और आपको 30 रुपए का लॉस हो गया। वो थियोरटिकल है और टेम्पररी है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। कि आपने 100 रुपया डाला, टेम्पररीली पॉसिबल है कि वो 70 हो जाएगा क्योंकि मार्केट्स नीचे गया है। बट अगर आप इसको बेचकर लॉस बुक नहीं कर लेंगे तो ये 70 वापस 120 130 हो जाएगा। सो द रिस्क दैट यू आर टेकिंग व्हाइल यू इन्वेस्ट इन इक्विटी इज वॉलेटिलिटी। अगर आप ये वॉलेटिलिटी को झेल सकते हो तो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेकिंग 12, 13, 14, 15% रिटर्न इज नॉट वेरी ट्रिकी और नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो टू आंसर योर पॉइंट, पिछले 12, 15, 18 महीनों में इट इज जस्ट दिस साइकिल जहां पर वॉलेटिलिटी है, पर ये वॉलेटिलिटी तो कांस्टेंट है। जैसे मैं एक डेटा पॉइंट बहुत सारे मेरे अर्लियर कॉन्वर्सेशंस में देता आया हूं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। पिछले 45 इयर्स के मार्केट हिस्ट्री में, निफ्टी की बात कर रहा हूं, सिर्फ ऐसे 4 साल है जहां पर इंट्रा ईयर मार्केट 10% से कम गिरा है। अगर मैं आपको 2024 का एग्जांपल दूं, 2024 में सितंबर तक मार्केट ऊपर गया, तो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पीक बनाया, वहां से वो नीचे गिरा। तो एक कैलेंडर ईयर में आप कितना भी ऊपर जाए, जो आपका पीक बनेगा वहां से उसी कैलेंडर ईयर में 10% फॉल 45 में से 41 ईयर्स में हुआ है। तो 10% गिरना इंट्रा ईयर इज नॉर्मल, राइट? योर आई शुड नॉट पॉप व्हेन यू हियर 10% फॉल, इट्स नॉर्मल। पर इन 41 में से 36 ईयर्स में फिर भी कैलेंडर ईयर के एंड में मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है। सो नाउ इफ आई आस्क यू कि द नेक्स्ट टाइम यू हियर मार्केट हैज फॉलन 10%, should you get scared or should you invest? The answer is pretty simple. So one important thing here becomes the time frame of my investments. तो अगर मैं एज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर आ रहा हूँ मार्केट्स में, तो मिनिमम टाइम फ्रेम क्या लेके आऊँ? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये डिसाइड या डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लाइक से फॉर एग्जांपल, मैंने पिछले 25 सालों का डेटा थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है एंड देयर आर साइकिल्स अक्रॉस मार्केट कैप्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि अगर आप लार्ज कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मार्केट साइकिल 3 साल की है। अगर आप मिड कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मार्केट साइकिल 5 साल की है। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मार्केट साइकिल 7 या 8 साल की है। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने स्मॉल कैप में जब निवेश किया, वो पीक था, टॉप था स्मॉल कैप का। हिस्टोरिकल साइकिल्स ये बताती है कि ये पीक को बीट करने के लिए टिपिकली स्मॉल कैप इंडेक्स 7 से 8 साल लेता है। ओके, राइट? दैट इज वेरी लॉन्ग। दैट्स अ लॉन्ग पीरियड। अब तो जीरो रिटर्न आ गया मेरे बेसिकली मेरे 7 साल में। If you've invested at the peak, राइट, and which is why people who are not very sophisticated investors, उनको जनरली ये एडवाइस दी जाती है कि आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। राइट, बिकॉज इवन इफ यू स्टार्टेड एट द पीक, राइट, दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एन SIP। वाई? क्योंकि जितना मार्केट गिरेगा, आपका SIP अमाउंट सेम है, पर नंबर ऑफ शेयर्स या म्यूचुअल Units. फंड्स में जैसे यूनिट्स बोलते हैं, आपके यूनिट्स ऐड हो जाएंगे। तो 9 साल बाद या 7 साल 8 साल बाद जब आप वापस पीक पे आओगे तो लमसम डाला होता तो रिटर्न 0 होता, पर SIP के थ्रू आपका रिटर्न 10, 12, 15% हो जाएगा। गॉट इट। तो अपने ऐसा टाइम फ्रेम सोच सकते हैं कि अगर मैं जितना ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ या जितना छोटे कैप्स में जा रहा हूँ उतना ज्यादा समय देना पड़ेगा, प्लस SIP बेटर फॉर्म हो जाएगा कंपेयर टू लमसम। 100%। मतलब अगर आज के टाइम में मैं लार्ज कैप कर रहा हूँ तो एक बार मैं लमसम ज़्यादा वहाँ पे सोच सकता हूँ, बट स्मॉल कैप के लिए इफ आई एम एट द पीक, मेरे को शायद लमसम नहीं सोच के SIP ही सोचना चाहिए। I'll refine this answer. How do you know you are at the peak? एग्जैक्टली, Nobody knows. करेक्ट। राइट? तो इसीलिए एज अ सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर तो आप, आई एम अज्यूमिंग कि थोड़े से सोफेस्टिकेटेड प्रोसेसेस यूज करते हो और आपको पता है कि इन्वेस्टिंग कैसी करनी है। पर आप अगर एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो फंडा और लॉजिक बड़ा सिंपल है।
आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, कितना पैसा डाल सकते हो और कितने समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। Correct. उसके अलावा दूसरा आपका प्लेग्राउंड ही नहीं है, खेलने की कोशिश ही मत करो वहां पर। तो अब अगर मैंने आपको कहा कि 45 में से 41 ईयर्स में इंट्रा ईयर 10% फॉल आता है, तो आपको एक मेथड है कि आप एसआईपी के थ्रू निवेश कीजिए, दूसरा मेथड है कि आप एसआईपी कीजिए और जो भी पैसा बचेगा आपके पास वो हर 10% फॉल पे ज्यादा निवेश कर दीजिए। तीसरा डेटा पॉइंट ये है कि हर 7-8 साल में एक 25-30% वाला फॉल आता है। तो SIP is the best way to invest, but at the end of the day you might have more cash flow that you can deploy. आपको बोनस मिल गया या whatever, right? उसे आप यूज कीजिए 10% से ज्यादा के फॉल पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एटलीस्ट पिछले 3-4 सालों में अगर आप 2021 और 2024 का एरिया देखें स्पेसिफिकली, तो लोग 2-3% के फॉल पे पैसा लगा देते थे क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद वापस ये फॉल है नहीं। 10% के पहले लमसम पैसा मत इन्वेस्ट करो। दैट्स द बॉटम लाइन। सो कंटिन्यू योर SIP और 10% से ज्यादा फॉल आए तब आपके पास लमसम है तो इन्वेस्ट कर दीजिए। और आपको जो 20% वाला जो एलोकेशन था उसमें भी शायद कुछ मैं रिडायरेक्ट कर सकता हूं। वो मुझे ऐसा लग रहा है वो 20% वाला एलोकेशन है ना, ट्राई एंड प्ले इट फॉर अ लार्जर फॉल। 30% 40% का फॉल आया तब वो 20% वाला एलोकेशन आप निकाल कर यहाँ पर डालिए, क्योंकि वो 10% वाला फॉल तो हर साल आने वाला है, राइट? तो 10% वाले फॉल में अगर आप उसको यूज करने लगोगे ना तो ये 20% खत्म हो जाएगा, ये बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। सर आपने जो पॉइंट बोला, मैं एक सिंपल सा डेटा पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड का टोटल AUM 80 लाख करोड़ का है, इसमें 60-62 लाख करोड़ इक्विटी में है, बाकी सब मेरा अदर एसेट क्लासेस में है। तो प्रिडोमिनेंटली पूरा मार्केट ही अग्रेसिव हो गया क्योंकि एट AUM लेवल ओनली वी आर 80-20 अग्रेसिव इन इक्विटीज। तो इज इट अ स्क्यूड डेटा कंपेयर जो होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि सबका प्रोफाइल अग्रेसिव तो नहीं हो सकता ना आज जो मार्केट में घुसे हुए। सो आई थिंक इसके दो आंसर है, एक लॉजिकल आंसर है और एक फोमो वाला आंसर है। आई टेल यू व्हाट द लॉजिकल आंसर इज। लुक, अगर मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तो आज तक अगर आप 2020 के पहले वाला डेटा देखें, म्यूचुअल फंड का नहीं, मैं जनरल इन्वेस्टिंग डेटा की बात कर रहा हूँ, 2020 के पहले म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वाज नॉट दैट प्रेवलेंट। आज भी 2025 या 2026 में भी, राइट, देयर इज हार्डली क्लोज टू 5% ऑफ इंडिया दैट इज इन्वेस्टेड। आपको और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने 2020 के पहले का एरा देखा और 2025 देखा तो हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, पर आज भी 5-7% ऑफ इंडिया से ज्यादा लोग इन्वेस्टेड नहीं है। पर अब 2020 के पहले देखो तो ये नंबर उससे भी छोटा था, राइट? डीमैट अकाउंट का नंबर और म्यूचुअल फंड यूनिक पोर्टफोलियोज या फोलियोज का नंबर। अब 2020 के पहले क्या होता था? 2020 के पहले आपका लार्ज पैसा सबसे पहले तो सैलरी में कट जाता था आपके EPF वगैरह वगैरह, NPS वगैरह में। उसके बाद बचा हुआ मेजर पैसा या तो रियल एस्टेट में जाता था, या तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में जाता था, या PPF में जाता था, या FD में जाता था। तो मेजरली आज भी बहुत पैसा यहां पर पड़ा हुआ है, राइट? तो एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई अगर आपका NPS कट रहा है, अगर आपका EPF कट रहा है, अगर आपने कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसीज ले रखी है, अगर आपने PPF में निवेश कर रखा है, आपके पास FD है, तो इट इज ओनली लॉजिकल कि आप SIP करें तो वो पैसा इक्विटी में डालें, क्योंकि आपके पास इक्विटी एक्सपोजर ही नहीं है, राइट? मेक्स सेंस। सो व्हाट इज हैपनिंग इज द मार्केट इज इवॉल्विंग इन द राइट डायरेक्शन, एटलीस्ट द वे आई लुक एट इट, कि पूरा ट्रेडिशनल पैसा रियल एस्टेट, गोल्ड और फिक्स्ड इनकम में ही था। तो जब लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू कैपिटल मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग ये पैसा इक्विटी में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उनके पास इक्विटी एक्सपोजर ही नहीं है। राइट। तो आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखकर यू आर करेक्ट इन इंटरप्रेटिंग के सब इक्विटी में, पर म्यूचुअल फंड के बाहर का डेटा देखेंगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉजिकल है कि पैसा इक्विटी में जा रहा है, क्योंकि इक्विटी में इन जनरल ये लोग अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करते। सो इक्विटी में कहाँ, मतलब देयर आर 3 स्पेसेस। हमने लार्ज, मिड एंड स्मॉल की बात की, देयर आर और स्मॉल माइक्रो सेगमेंट्स, ग्लोबल है ये, बट ब्रॉडर कैटेगरी लार्ज, मिड एंड स्मॉल है। कोई कैटेगरी में कहने लग गए कि एक्टिवली बीट करना मुश्किल है, जैसे लार्ज कैप स्पेस में स्पेशली, और मिड और स्मॉल में कहते हैं कि शायद एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टिल विल बीट पैसिव इन्वेस्टमेंट्स और द पैसिव इंडाइसेस दैट वी हैव मिड एंड स्मॉल में। तो आप इन तीनों कैप्स को कैसे देखते हैं? आप तीनों में एक्टिव रहते हैं, तीनों में पैसिव रहते हैं, किसी में एक्टिव किसी में पैसिव रहते हैं?
सी मैं तीनों में एक्टिव हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा एक एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू पिक फंड्स, राइट। बट मान लीजिए अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर को गाइड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास समय कितना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके पास इन्वेस्टिंग टाइम कितना है, उसके बेसिस पे यू विल हैव टू डिसाइड कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे। सो मान लीजिए अगर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर का प्रोफाइल ले और उसके पास अगर 100 रुपये है, तो उसमें से आप 20 रुपये तो सबसे पहले फिक्स्ड इनकम और गोल्ड में एलोकेट कर दोगे, राइट। बचा हुआ 80 रुपया अग्रेसिव इन्वेस्टर 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 80 को इक्वली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, लार्ज, मिड और स्मॉल। क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया कि ये पोर्टफोलियो, लार्ज, मिड और स्मॉल का पोर्टफोलियो हैज डिलीवर्ड मच बेटर देन अ मिड कैप काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो, एंड द रिस्क इज स्लाइटली हायर देन लार्ज कैप काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना दोगे जिसमें रिटर्न मिड कैप का निकल रहा है पर रिस्क लार्ज कैप का है। पर अब इन 3 कॉम्पोजिशन में लार्ज कैप वाला जो आपका है ना, वो अगर आप एक्टिव का रूट लेना चाहते हो तो इसे फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करो। ओके। अगर आप पैसिव का रूट लेना चाहते हो तो इसको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाता है। तो लार्ज कैप का एलोकेशन या तो आपका निफ्टी 50 होगा या तो आपका कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड होगा। मिड कैप का एलोकेशन आपका या तो कोई स्पेसिफिक मिड कैप फंड होगा या एक मल्टी कैप फंड होगा, क्योंकि मल्टी कैप फंड भी मोटा मोटा आपको मिड कैप जैसा ही रिस्क रिटर्न एक्सपीरियंस कराता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मल्टी कैप का एलोकेशन क्या है? मल्टी कैप का एलोकेशन ये है कि आपको 25% लार्ज, 25% मिड, 25% स्मॉल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये इन्वेस्ट करना है, और बाकी का 25 यू कैन बी वेरेवर। आप अगर पोर्टफोलियोज को ब्रॉडर लेवल पे स्टडी करेंगे तो ये 50% लार्ज है, 25 मिड है और 25 स्मॉल है। सो इसका कॉम्पोजिशन या इसका रिस्क इज वेरी क्लोज टू मिड कैप और इसका रिटर्न भी वेरी क्लोज टू मिड कैप। ऑफ कोर्स इट्स नॉट डायरेक्ट मिड कैप, पर मिड कैप का एक चैलेंज है कि मिड कैप में आप इंडिया में सिर्फ 150 स्टॉक्स ही है, राइट। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है मिड कैप फंड्स के पास टू बी एबल टू जनरेट और डू समथिंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन समबडी एल्स। So you can either take the mid cap route or you can take the multi cap route. Correct. And in the small cap, you do small cap. Right. Active. Don't do passive here at all. Okay. So the point is कि आपके पास 100 में से 20 रुपया था, वो आपने गोल्ड और फिक्स्ड इनकम में डाल दिया, या तो आप 20 गोल्ड में डाल दो, फिक्स्ड इनकम मत करो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एनपीएस और पीपीएफ और सब कुछ है, तो आपने 20 गोल्ड में डाल दिया, और 80 को एक ब्रैकेट है कि आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप डालें। दूसरा ब्रैकेट है कि आप इंडेक्स फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप कर लें। ओके, राइट। इन दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे, इट टर्न आउट टू गिव यू द सेम आउटपुट लार्जली। सर लार्ज कैप में मुझे पर्टिकुलरली क्वेश्चन है, लार्ज कैप फंड मैंने ले लिया या इंडेक्स फंड ले लिया, देन इट इज गुड इनफ, बट जैसे मैंने फ्लेक्सी ले लिया, सो फंड मैनेजर डेट एक्सपोजर भी ले सकता है, उसमें ग्लोबल एक्सपोजर भी ले लेता है, मिड एंड स्मॉल भी ले लेता है कभी कभी क्योंकि फ्लेक्सी है। तो क्या जो मेरा ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है कि मेरे को 33% रहना है ऑफ दिस 80 रुपीज, वो थोड़ा डिस्टॉर्ट नहीं हो जाता बिकॉज ऑफ दैट? सो most flexi cap funds or all flexi cap funds are linked to the benchmark of NSE 500 और BSE 500. ओके। आप अगर BSE 500 का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें 65-70% लार्ज कैप है, ओके, और बाकी मिड कैप है, कैप वेटेज वाइज। ओके, दैट इज एग्जैक्टली द एवरेज ऑफ ऑल फ्लेक्सी कैप फंड्स इन द इंडस्ट्री। आप 2-3 फ्लेक्सी कैप फंड छोड़ दो जो थोड़ा सा इंडेक्स हगिंग नहीं है, स्क्यूड नहीं है, बाकी एवरेज 65-70% लार्ज कैप है और थोड़ा सा 20-30% मिड और स्मॉल है। इट्स एक्चुअली अ सूडो लार्ज कैप फंड, राइट, जो 20-30% मिड स्मॉल कर देता है अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट, क्योंकि हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये तो कहीं भी चले जाएगा, बट व्हेन यू एनालाइज अ पोर्टफोलियो शायद आपको तब बेटर पता चलता है। सर फॉर द व्यूअर्स सिंपल लैंग्वेज में इफ यू कुड एक्सप्लेन एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है? सो पैसिव फंड्स क्या होते हैं? पैसिव फंड्स का मतलब है कि आप जब किसी भी पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सीधा सीधा आपका पैसा इंडेक्स में लगा देता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। ओके, अब डिटेलिंग में नहीं जाते कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, पर मान लीजिए
ये पैसिव फंड आपने जो इन्वेस्ट किया वो निफ्टी 50 में निवेश कर रहा है, तो निफ्टी 50 अगर 10% रिटर्न देगा तो ये पैसिव फंड भी मोटा मोटा आपको 10% रिटर्न दे देगा। निफ्टी 50 5% से गिरेगा तो ये पैसिव फंड भी मोटा मोटा 5% से भी गिरेगा। तो पैसिव फंड एक ऐसा फंड है जिसमें जब आप निवेश करते हो तो आपका रिस्क और रिटर्न का एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल इंडेक्स। ओके, तो एक पैसिव फंड हो गया कि आपने निफ्टी 50 में लगा दिया, दूसरा पैसिव फंड हो गया आपने मिड कैप 150 में लगा दिया, फिर हो गया स्मॉल कैप 250, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। आप जिस भी पैसिव फंड में निवेश कर रहे हो और वो जिस इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं, आपका रिस्क रिटर्न उस इंडेक्स का रिस्क रिटर्न होगा। एक्टिव फंड में ये होता है कि जब आप एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड को समझने के लिए आपको समझना है कि जब पैसिव स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट करता है उस इंडेक्स में तो वो एक्चुअली इंडेक्स 250 स्टॉक्स का बना हुआ होता है, तो आपका पैसा 250 स्टॉक्स में लग रहा है पैसिव में। पर एक्टिव फंड के बाद पास 800 स्टॉक है स्मॉल कैप स्पेस में। तो वो 800 स्टॉक्स में से डिसाइड करता है कि उसे कौन से 40 50 80 100 स्टॉक्स में पैसा लगाना है। वो जरूरी नहीं है कि वो उसी 250 स्टॉक्स में पैसा लगाए या वो सब 250 स्टॉक्स में पैसा लगाए या उसी 250 में से 50 में लगाए। वो पॉसिबल है थियोरेटिकली कि जिस 50 स्टॉक्स में पैसा रोकना चाहता है वो 250 में से बाहर के हो। तो एक्टिव फंड्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर 800 स्टॉक्स अवेलेबल है, आप चूज कीजिए कौन से 50-100 स्टॉक्स में आपको पैसा रोकना है। पर जब आप पैसिव करते हो तो पैसिव आपका पैसा उसी 250 स्टॉक्स में लगाता है जिस 250 स्टॉक्स से वो इंडेक्स बना है। दैट्स हाउ एक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम पैसिव। तो पैसिव में जब आप इन्वेस्ट करेंगे आपको इंडेक्स का रिटर्न मिलेगा, राइट। एक्टिव में जब आप इन्वेस्ट करेंगे आपको इंडेक्स से ज्यादा या इंडेक्स से कम रिटर्न दोनों एक्सपीरियंस हो सकता है। कम कब मिलेगा? जब आपके फंड मैनेजर अच्छा काम नहीं किया है। ज्यादा कब मिलेगा? जब आपके फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया है। तो आपको इंडेक्स का रिटर्न चाहिए तो पैसिव इज द वे टू गो। अगर आपको इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न चाहिए देन द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज टू टेक एक्टिव फंड्स। पर अगर आपकी फंड सिलेक्शन प्रोसेस गलत हो गई तो प्रोबेबली पॉसिबल है कि आपको शायद इंडेक्स से कम रिटर्न भी मिले। और कुछ कॉस्ट वाइज भी डिफरेंस होता है इसमें? यस, कॉस्ट में भी डिफरेंस है क्योंकि एक्टिव फंड्स मेहनत करते हैं स्टॉक पिकिंग में, रिसर्च में, तो वो आपको पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 100 रुपया 120 हो गया। अब फंड्स कैसे पैसा कमाते हैं? फंड्स आपके 120 रुपए में से एक फी ले लेते हैं जिसको आप TER टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो अगर आप एक एक्टिव फंड ले रहे हैं तो एक्टिव फंड तकरीबन आपके पास से 1.5% फी लेगा, पर पैसिव फंड आपके पास से शायद 50 से 70 पैसा फी लेगा, क्योंकि पैसिव फंड कुछ मेहनत नहीं कर रहा है या रादर सॉरी टू से दिस कम मेहनत कर रहा है, वो तो सिर्फ एक इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, तो उसकी फी कम है। एक्टिव फंड की फी ज्यादा है। ओके, एंड सर आपने कहा कि एक्टिव अपने बेंचमार्क को ट्रैक करता है, तो इन द केस ऑफ से फॉर एग्जांपल एक लार्ज कैप एक्टिव फंड है तो उसका बेंचमार्क क्या होगा? निफ्टी 50 क्यों या BSE 100। ओके, क्यों वो पहले जो 100 स्टॉक बनते हैं। करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड स्पेस में सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से जो टॉप 100 स्टॉक्स है कंट्री के जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसे मार्केट कैप कहते हैं, वो 100 स्टॉक्स को आप लार्ज कैप कहते हो, 101 से 250 स्टॉक्स को आप मिड कैप कहते हो और 250 के नीचे वाले स्टॉक्स को आप स्मॉल कैप कहते हो। तभी एक्टिव स्मॉल कैप के पास इतना बड़ा पूल बन जाता है। ओके, तो 800 स्टॉक क्यों सर? जैसे इंडिया में तो 5000 स्टॉक है, तो क्योंकि उसके नीचे वाले स्टॉक्स माइक्रो कैप स्टॉक्स है। ओके, ये 800 भी एक बहुत ब्रॉड नंबर था। आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि एज अ म्यूचुअल फंड अगर आपके पास 10 15 20 लोगों की रिसर्च टीम है, आप कितने ही स्टॉक्स ट्रैक कर लोगे? करेक्ट, राइट। आपको ये 100 और 150 ये 250 स्टॉक्स तो ट्रैक करने ही है, लार्ज और मिड, ठीक है। आपको शायद ये दूसरे 250 स्टॉक्स भी जो स्मॉल कैप में वो शायद वो भी ट्रैक करने हैं। तो आप 500 स्टॉक्स तो ट्रैक कर रहे हो, पर 500 से ज्यादा कितने स्टॉक्स ट्रैक कर पाओगे? राइट। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है कि आप ये कहो कि यार एक
म्यूचुअल फंड 2000 स्टॉक्स ट्रैक कर रहा है, नहीं होता। टिपिकली मैक्सिमम नंबर जो मैंने सुना है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, वो है 800 स्टॉक्स। ओके, वो भी दैट इज आल्सो वेरी बिग। एक या दो एएमसीज ऐसी है जो इतना बड़ा होराइजन ट्रैक कर रही है। करेक्ट अदरवाइज 400-500 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक्स ट्रैक नहीं करती है एएमसी। सर, जब मैं एक एक्टिव फंड मैनेजर को पैसा देता हूँ, तो आपने कहा कि पीछे रिसर्च टीम लगी रहती है, तो ये रिसर्च का प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या? हाउ डू दे रिसर्च? कैसी टीम बैठती है? क्या प्रोसेस रहता है इनका? टॉप डाउन अप्रोच रहता है, बॉटम अप रहता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट सो अप्रोच? टिपिकली इंडिया में या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टिपिकली बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है? तो पहले टॉप डाउन समझाता हूँ। मान लीजिए आप अगर एक एफआईआई हो, आप यूएस में बैठे हो, आप इंडिया में, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, और उसके अलावा भी आप बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर आप जनरली इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक एफआईआई हो तो आप टॉप डाउन अप्रोच लोगे। टॉप डाउन अप्रोच क्या है? सबसे पहले आप देखो कि बॉस कंट्री का मैक्रो अच्छा है कि नहीं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व्स, राइट। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइस है कि इंडिया में ना इन्वेस्ट कर कर क्या मैं यूएस में करूं, क्या मैं चाइना में करूं, क्या मैं ब्राजील में करूं। तो आप मैक्रो देखकर डिसाइड करते हो कि यार इंडिया का मैक्रो कितना अच्छा है, तो मेरे 100 रुपए में से कितना पैसा इंडिया को दूं, राइट। फिर आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं 100 रुपए में से 20% इंडिया को देना चाहता हूँ। अब 20% में से कितना मैं कौन से सेक्टर को देना चाहता हूँ, फिर आप सेक्टोरियल एनालिसिस करोगे कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद केमिकल्स बहुत अच्छा स्पेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी हाइपोथेटिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा स्पेस है, या रिटेल बहुत अच्छा स्पेस है। तो फिर आप डिसाइड करते हो कि ये 20 रुपए में से मैं कौन से सेक्टर में कितना पैसा एलोकेट करूंगा इंडिया में। करेक्ट। फिर आप डिसाइड करोगे कि मैंने 20 रुपए में से 5 रुपए का एलोकेशन दे दिया है केमिकल्स में, तो अब केमिकल में इतने सारे स्टॉक्स है, उसमें से कौन से स्टॉक में पैसा डालूं, राइट। ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच जो फॉरेनर्स यूज करते हैं। करेक्ट। इंडियन इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टिपिकली इसका कंप्लीटली ऑपोजिट करते हैं, वो बॉटम अप करते हैं। क्यों? क्योंकि एज अ डोमेस्टिक इन्वेस्टर आपको तो पैसा इंडियन मार्केट्स में ही डालना है, तो आपको मैक्रो से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आप नीचे से चालू करते हो। आप ढूंढते हो ऐसे स्टॉक्स जो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं और मुझे पैसा लगाना है, करेक्ट, राइट। तो आप बॉटम अप करते हो, आप पहले स्टॉक्स ढूंढते हो, फिर आप देखते हो कि सेक्टर का कुछ एडवांटेज मिलेगा क्या, फिर थोड़ा सा वेट आप देते हो मैक्रो पे, बहुत से इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन कहाँ चल रहा है। तो इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या इंडियन म्यूचुअल फंड टिपिकली बॉटम अप अप्रोच करता है। अब किसी भी एएमसी में आप जाओगे तो टिपिकल स्ट्रक्चर ये होता है कि एक सीआईओ होता है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, और उसके नीचे 4-5-6 फंड मैनेजर्स होते हैं, और उसके नीचे यू विल टिपिकली हैव एनालिस्ट। अब एनालिस्ट का रोल क्या होता है आप समझते हैं। हर एनालिस्ट को एक या दो सेक्टर दे दिया जाता है पूरे सेक्टर फॉर रिसर्च। यस, तो एक बैंकिंग सेक्टर एनालिस्ट होगा, एक फार्मा एनालिस्ट होगा, एक आईटी एनालिस्ट होगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अभी आईटी एनालिस्ट का काम है पूरे आईटी इंडस्ट्री पे ध्यान रखना, चल क्या रहा है, कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो आप समझिए आईटी एनालिस्ट के एक या दो टॉपिक्स होंगे, सिमिलरली बैंकिंग एनालिस्ट के एक या दो टॉपिक्स होंगे। तो वैसे करके हर एनालिस्ट का 2-2, 3-3, 4-4 पिक्स होगा हर अपने सेक्टर में, उससे एक रेकमेंडेड पोर्टफोलियो बनेगा। ओके। अब फंड मैनेजर का काम क्या है? फंड मैनेजर का लार्जली काम है कि उसे कौन से सेक्टर में कितना एलोकेशन लेना है उसके फंड में, करेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि ये दो टॉपिक्स है आईटी एनालिस्ट की तो उसका मतलब फंड मैनेजर को उसको एक्सपोजर देना ही है। फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं मुझे आईटी में एक्सपोजर ही नहीं चाहिए, तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उसे कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगाना है। अब वो अगर डिसाइड करता है कि मुझे 2% पैसा लगाना है, तो फंड मैनेजर वो 2% आईटी का पैसा इन दो स्टॉक्स में लगाएगा, क्योंकि उसके एनालिस्ट की रिकमेंडेशन ही है, करेक्ट, राइट। तो फंड मैनेजर का रोल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रोल है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रोल का मतलब है कौन से सेक्टर में कितना वेट देना है और इसलिए कौन से स्टॉक को कितना वेट देना है। पूरा रिसर्च का काम एनालिस्ट की टीम करती है। अब जरूरी ये नहीं है कि एनालिस्ट ने बोला कि ये स्टॉक अच्छा है तो फंड मैनेजर को भी वो स्टॉक अच्छा लगे। फंड मैनेजर कैन डिसाइड कि उसको वो स्टॉक लेना है या नहीं लेना है, पर मोटा मोटा
राइट। एनालिस्ट की टीम जो स्टॉक्स पे रिसर्च कर रही है और वो उनका टॉपिक है, उसी में से फंड मैनेजर्स एलोकेशंस चूज करते हैं, करेक्ट। राइट। और सीआईओ का लार्जली ये काम है रिस्क मैनेजमेंट, आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उसके बाहर नहीं जा रहे हो, राइट। तो वो एक सीईओ का रोल प्ले करता है टू मेक श्योर कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, फ्रेमवर्क तो सही है, क्या हम फ्रेमवर्क के बाहर तो नहीं जा रहे, वगैरह वगैरह। और मोस्टली हर एएमसी में सीआईओ खुद भी एक फंड मैनेजर होता है, ओके तो वो भी 2 या 3 फंड्स मैनेज करता होगा। सर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर एक जो एएमसी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो सारे म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करके रखती है, उसका जितना बड़ा ईयूएम होता है उतना बड़ा उसका टीम होता है रिसर्च एनालिस्ट का, क्या ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट रहता है या फिर कोई ऐसे एएमसीज भी है जहाँ पे टीम बहुत छोटा है बट फंड साइज बहुत बड़ा है एंड वाइस वर्सा? मोटा मोटा एएमसी का एयूएम बढ़ने का फंड साइज से कोई बहुत ज़्यादा, टीम साइज से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपका एयूएम बढ़ रहा है पर उससे बैंकिंग सेक्टर में स्टॉक्स तो नहीं बढ़ रहे, करेक्ट, राइट। राइट। तो आपका बैंकिंग एनालिस्ट अभी भी उतना ही काम कर रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर 1 लाख करोड़ इन्वेस्टेड है या 4 लाख करोड़ इन्वेस्टेड है। ऐसा शायद नहीं होगा कि 1 लाख करोड़ पे एक एनालिस्ट है और अब 4 लाख करोड़ हो गया तो वो बोल रहे हैं यार 2 एनालिस्ट ले लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 1 लाख करोड़ पे बैठे हो और आपकी 10-11 की टीम है और 4 लाख करोड़ पे आपकी 12-15 की टीम होगी, कोई रेशियो बहुत बड़ा चेंज नहीं हो जाएगा। एंड सर, आपने कहा कि मेरा 80% पैसा इक्विटी में गया और 20 डेट या गोल्ड में गया। तो गोल्ड तो हमको समझ में आता है कि वो एक कमोडिटी को ही ट्रैक करता है, लेकिन जब मैं डेट का कोई फंड सेलेक्ट करता हूँ तो फंड सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद हम इक्विटी पे आते हैं कि इक्विटी का जो एक्टिव पोर्शन अगर आप सिलेक्ट करो तो कैसे करते हो, पर डेट पे कैसे करते हैं? सी टिपिकली डेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहिए इन जनरल। और आपको आइडियली कॉरपोरेट बॉन्ड फंड या पीएसयू फंड, ऐसे ये जो 2 फंड्स है उसमें पैसा रोक देना चाहिए। अगर आप थोड़े से सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर हो और मैं अब जो बोलने वाला हूँ वो कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, तो आपको इस तरीके से आपका डेट एलोकेशन करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स जब भी आपको ऐसा लगे कि टॉप आउट हो गए और यहां से और ऊपर नहीं जाएंगे इंटरेस्ट रेट, तो यहां पर आपको एलोकेट करना है मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में। ओके क्योंकि ये फंड्स को फायदा होता है जब भी इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं। ओके और जब भी आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट हो गए और यहां से और नीचे नहीं जाएंगे, तब आपको एलोकेशन देना है क्रेडिट रिस्क फंड को। ओके सर, तीनों फंड्स का मीनिंग मीडियम ड्यूरेशन, क्रेडिट रिस्क फंड। सो ड्यूरेशन फंड्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले वो Yes. लॉजिक समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपने एफडी में पैसा रोका, एफडी आपको 7% रिटर्न दे रहा है और उसके बाद एफडी रेट मार्केट में 6 महीने बाद कम हो गया, वही बैंक उतने टेन्योर का एफडी अब 7% पे नहीं 6% पे दे रहा है। ओके पर फिर भी आपको तो 7% मिलेगा, करेक्ट। जो नया इन्वेस्ट कर रहा है उसको 6% मिलेगा, बराबर। अब इसी सेम लॉजिक को, कॉन्टेक्स्ट को अलग तरीके से देखें। एक बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है जो 7% पे लिस्ट 7% रेट दे रहा है, रिटर्न दे रहा है आपको, और उसको आपने एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया। अभी एफडी की तरह नहीं है, कोई भी खरीद सकता है इसको, राइट। और जो खरीदेगा उसको 7% मिल जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में गिर गए, अब नया इंटरेस्ट रेट 7% नहीं है, लिस्टेड वाला जो बॉन्ड है 6% है, राइट। तो अब आपको अगर चॉइस मिल रहा है कि आप 7 भी खरीद सकते हो और 6 भी खरीद सकते हो, आप टिपिकली 7 खरीदोगे। तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, लोग पुराना ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड खरीदना प्रेफर करते हैं। ओके। तो जब लोग वो खरीदने लगते तो वो 100 रुपए का बॉन्ड 105 रुपए पे ट्रेड करने लगता है, तभी प्राइस बढ़ जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन रहता है, इंटरेस्ट प्राइस बढ़ जाता है। करेक्ट। तो इंटरेस्ट रेट गिरा तो 100 रुपए वाला बॉन्ड 105 हो गया, तो अब आप देखिए आपको 7 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और 100 रुपए पे खरीदी हुई चीज 105 पे भी बेचोगे तो 5 रुपए का कैपिटल गेन्स भी होगा, तो आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स अगर आपको लग रहा है टॉप आउट हो गया और यहां से गिरने वाला है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में रोकिए, क्योंकि आपको 7 और उसके ऊपर दूसरा 5 12%। करेक्ट। अभी ऐसे समझाने के लिए था, 12% वाज ओनली एन एक्सप्लेनेटरी yes. टर्म, राइट। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट होने के हम्म। सिचुएशंस में आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में पैसा रोकते हो।
Got it. और इंटरेस्ट रेट जब बॉटम आउट हो जाता है, हम्म, ठीक है, उसका लॉजिक भी सेम है. इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो गया, अब यहां से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं. ऐसी सिचुएशन में हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया कि क्रेडिट रिस्क फंड्स ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं. क्रेडिट रिस्क फंड क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से आपको टॉप रेटेड फंड्स को छोड़कर पैसा लगाना है. Okay. सो AAA रेटेड इज द बेस्ट कैटेगरी इन द कंट्री, राइट? तो आपको ऐसे फंड्स में पैसा लगाना है या ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगाना है जो AA रेटेड है, AA- है, A+ है, A- है, ऐसे फंड्स में और ऐसे बॉन्ड्स में. और ऐसे बॉन्ड्स में टिपिकली इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल आज अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाओगे तो 6.5% है, पर आप एक A- वाले बॉन्ड में पैसा लगाओगे तो 9% रिटर्न मिलता है. तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट हो जाते हैं और वहां से ऊपर जाने वाले, क्रेडिट रिस्क फंड्स में आपको जैसे टॉप आउट हो गया और नीचे गिरा तो ड्यूरेशन में फायदा हो रहा था, वैसे बॉटम आउट होके ऊपर जाएगा तो क्रेडिट में फायदा होता है. पर ये टाइम कर पाना, उसके लिए आपको सोफिस्टिकेशन चाहिए. अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको PSU डेट फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में ही पैसा रोकना चाहिए. सर एज अ रिटेलर मेरे को इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हुए या बॉटम आउट हुए, वो जनरल चीज का ज्ञान कैसे होगा? थोड़ा सा ट्रिकी है, बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन. ओके. देखिए, इन्फ्लेशन की कमेंट्री तो आपको RBI रेगुलर बेसिस पे देते रहता है. आप कोई भी न्यूज़ पोर्टल पे पढ़ोगे, न्यूज़ चैनल पे पढ़ोगे तो उधर भी मिल जाएगा. तो मैं आपको एक सोफिस्टिकेटेड तरीका बताता हूँ और एक इजी तरीका बताता हूँ. पहले सोफिस्टिकेटेड तरीका बताता हूँ. सोफिस्टिकेटेड तरीका क्या है? इन्फ्लेशन अगर टॉप आउट हो गया है तो आपके इंटरेस्ट रेट्स भी टॉप आउट हो जाएंगे. ओके. इसका मतलब आपको जिस दिन ऐसा लगने लगे कि इन्फ्लेशन यहां से और ऊपर नहीं जा रहा है और इन्फ्लेशन शायद कांस्टेंट हो गया, यहां से गिरेगा, इन्फ्लेशन जैसे ही गिरना स्टार्ट करेगा आप देखोगे इंटरेस्ट रेट्स भी गिरना स्टार्ट करेंगे. ठीक है? क्यों? लॉजिक अगर आप पूछो तो इन्फ्लेशन नीचे गिरने का कारण यह है कि आपके प्रोबेबली इकोनॉमी में डिमांड नहीं है. राइट. डिमांड नहीं होगी तो भाव कम होंगे. राइट. तो अगर भाव कम हो गए तो आपकी GDP भी कम हो जाएगी. राइट. तो RBI को नहीं चाहिए कि ग्रोथ कम हो जाए कंट्री का, तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है. क्यों? इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो आपका EMI कम हो जाएगा और EMI कम हो गया तो वो आपको इंसेंटिवाइज कर रहा है कि यार जाओ खरीदो. करेक्ट. इसीलिए इन्फ्लेशन जब कम हो जाता है ना, आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा. राइट. सो दैट्स योर आंसर टू द क्वेश्चन कि इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो गए, कैसे पता चलेगा? इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया, इंडिकेटर हो गया. इंडिकेटर. सिमिलरली नीचे बॉटम पे अगर आपको लग रहा है इन्फ्लेशन यहां से नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब है आपके इंटरेस्ट रेट्स भी बॉटम आउट हो गए. राइट. यहां से इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जाएंगे. और उसका लॉजिक इसका एकदम ऑपोजिट है. अब ये सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए, इजी इन्वेस्टर्स के लिए या इजी डेटा पॉइंट क्या है? हर महीना किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो वो आपको दे सेंड यू समथिंग कॉल्ड एज अ फैक्ट शीट. करेक्ट. और फैक्ट शीट में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पेज पे कहीं भी एक फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर की कमेंट्री होती है एक पेज की और एक इक्विटी फंड मैनेजर की कमेंट्री होती है एक पेज की. वो अगर 2 पेज पढ़ लोगे ना हर महीना, तो आपको उनका व्यू मिल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो रहे या बॉटम आउट हो रहे. क्योंकि हर महीने के हर कमेंट्री में आप इस पे तो कमेंट्री या व्यू देखोगे ही फंड मैनेजर का कि इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है. तो आप सिर्फ वो 2 पेज पढ़ लो हर महीना, आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन पे क्या कमेंट्री है CIO की या फंड मैनेजर की. तो आप फिर उन पे रिलाई कर रहे हो कि उनका जजमेंट सही है, तो मैं सिर्फ उनका जजमेंट फॉलो करूंगा. तो सर ये तो मैक्रो नंबर्स है, मेरे को लगता है कि शायद इनको टाइम करना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू इक्विटी नंबर्स. Correct. इज इट द केस? Largely a yes. Okay. But what you also have to understand is कि markets are front running. Okay. तो मार्केट इसके लिए नहीं रुकने वाला है कि ओ इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया, ओ अब इंटरेस्ट रेट्स गिरने चाहिए. उनको जिस दिन ये कमेंट्री मिलेगी कि इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया और यहां से ऊपर नहीं जाएगा, तब से ही ड्यूरेशन फंड्स विल स्टार्ट प्लेइंग आउट. वो ये इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा तब मैं रिटर्न दूं. सो
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, जो इन्वेस्टर्स जो हमें सुन रहे हैं उनको ये समझना है, ये है कि आपको जिस दिन कमेंट्री मिली कि इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया तब आप ड्यूरेशन में चले जाओ। आप वेट नहीं करोगे कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा या इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो गया, आप इमीडिएटली क्रेडिट में चले जाओ। आप वेट नहीं करोगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये अज्यूम करके चलेगा कि अब इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट आने वाला है। और सर इन पूरे प्रोसेस में आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड बताया, पीएसयू फंड बताया, बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बहुत फेमस है, तो आई एम अज्यूमिंग उसके म्यूचुअल फंड्स भी फेमस होंगे। करेक्ट। सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट देयर? वेरी गुड। सो गवर्नमेंट बॉन्ड, सो फिक्स्ड इनकम में ना दो रिस्क होते हैं, एक होता है ड्यूरेशन और दूसरा होता है क्रेडिट। करेक्ट। उसी को हम कैसे खेल सकते हैं वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर ड्यूरेशन रिस्क बॉन्ड्स। ओके। तो जब भी मैंने आपको कहा लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में पैसा रोको, तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में 80% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही लगा होता है। ओके। राइट, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्रेडिट रिस्क नहीं है, वो आपका पैसा डूबेगा नहीं। करेक्ट। पर क्योंकि वो लिस्टेड है, वो इंटरेस्ट रेट से बहुत ऊपर नीचे करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट, एंड अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा रोकने से क्या रिस्क है, पर जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड वाले फंड में पैसा रोकोगे ना तो आपको ड्यूरेशन रिस्क लगेगा। करेक्ट। तो हाँ, आपका पैसा डूबेगा नहीं पर सिक्लिकल है वो, तो आपको वो ध्यान देना है। मतलब वो जैसे कूपन मिलता है 7 रुपए का, वो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट कर दिया और वही सेम रेट पे मिलता जाएगा। करेक्ट। ये थोड़ा समझाना भी ट्रिकी है, पर इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपको ये सब डिटेलिंग में नहीं जाना है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड या बैंकिंग पीएसयू, ये 3 मस्ट फंड्स है। उसमें आपको कोई साइकिल वाइकल की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहा है, इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है। पर आप थोड़ा सा अगर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को ट्रैक कर पाओ तो ड्यूरेशन और क्रेडिट आर ब्रिलियंट बेट्स। सर इसमें भी क्या कोई फ्लेक्सी कैप, जैसे इक्विटी में फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, क्या इसमें फ्लेक्सी बॉन्ड फंड्स होते हैं जहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन, अलग अलग फंड में चले जाते हैं? आप एक डायनामिक बॉन्ड फंड करके एक बॉन्ड है, फंड है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। तो आई थिंक, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मेक्स माय लाइफ वेरी इजी। तो आप ये कुछ भी मत करो और डायनेमिक बॉन्ड फंड में पैसा डाल दो, वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे करते रहेगा। आई थिंक दैट्स, एंड ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई थिंक दैट्स अ बेटर एलोकेशन टू डू इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और बैंकिंग पीएसयू और शॉर्ट टर्म डेट। तो अगर आपको नहीं समझता है तो डायनामिक बॉन्ड फंड को पैसा दे दो, मेरे भी हफ्ते कर देगा। हाँ, और अगर आपको समझता है तो ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और क्रेडिट खेलो। कोई और ऐसी कैटेगरी सर बॉन्ड में है जो हमको पता होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम डायनामिक? जैसे डायनामिक वी जस्ट डिस्कवर्ड राइट नाउ। नहीं, डायनामिक के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप डेफिनेटली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, इनका अंदाजा होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख रहे हो, उससे अच्छा तो आप एक आर्बिट्राज फंड में या लिक्विड फंड में पैसा रख दीजिए। रिटर्न का डिफरेंस होगा सर? सेविंग्स अकाउंट आपको 3-3.5% देता है, लिक्विड फंड आपको 6% दे देगा। ओके। पर अगर आप एक आर्बिट्राज फंड में रखोगे तो और ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि आर्बिट्राज फंड 6% देगा आपको, पर आर्बिट्राज फंड को अगर 1 साल से ज़्यादा आपने रख दिया तो 12.5% टैक्स है। ओके। तो आपको 6% पे 12.5 लगेगा, वर्सेस सेविंग्स अकाउंट में 3% पे 30% लग जाएगा, या एक लिक्विड फंड में भी 6% पे 30% लग जाएगा। और रिस्क मोटा मोटा सेम ही है, वेरी लो रिस्क काइंड ऑफ फंड्स। ओके। अब सर वापस अपनी ओरिजिनल कैटेगरी पे आते हैं जहाँ पे 80% पैसा मेरा जा रहा है। या सो फर्स्ट वाज लार्ज कैप में, यू सेड इधर अ पैसिव फंड और अ फ्लेक्सी कैप फंड। पैसिव में व्हाट आर सम बेसिक क्राइटेरिया कि अगर मैं से फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के कोई फंड में डालना चाह रहा हूँ, कोई बेसिक क्राइटेरिया जहाँ हम पैसिव इन्वेस्टिंग में कर रहा हूँ तो कैसे फंड सिलेक्ट करूँ? अब कुछ भी नहीं है, इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन 5 साल इन्वेस्टेड रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने कैसे इसको सिलेक्ट किया है। ओके। बेसिक चीज आप देख सकते हो कि यार उसका TER कम है। ओके। ठीक है, और उसका रिटर्न सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ। उसके रिटर्न और इंडेक्स के रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ओके। राइट, क्योंकि आपको समझना है, आप निफ्टी 50 में पैसा लगा रहे हो इंडेक्स फंड के थ्रू, तो आप जब इंडेक्स फंड में पैसा देते हो ना तो वो 50 स्टॉक्स को सेम वेट में रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा
एरर आ सकता है Correct. जिसे आप ट्रैकिंग एरर कहते हैं। कभी स्टॉक निकल गया, डल गया, हाँ, हो तो सकता थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको एक ऐसा फंड चूज करना है कि उस फंड का रिटर्न और इंडेक्स के रिटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। है। ये सिर्फ दो चीज आप देख लोगे अक्रॉस फंड्स, तो आपको पता चल जाएगा कौन से फंड में लेना है। ओके। अ, फ्लेक्सी में सर? हाँ, फ्लेक्सी में तो आपको एक्चुअली बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बेसिक चीज आपको ये देखनी है कि क्या रिस्क रिटर्न फेवरेबल है या नहीं फंड में। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दिस? सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट मोस्ट पीपल डू इन दिस बिजनेस इज कि वो पिछले 3 साल 5 साल 10 साल का रिटर्न देख लेते हैं वर्सेस द इंडेक्स और बोलते हैं यार ये फंड ने तो बड़ा अच्छा किया है। वेरी रॉन्ग वे टू लुक एट अ पर्टिकुलर फंड। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। मान लीजिए आपने 3 साल का रिटर्न देखा किसी एक फंड का और आपने कहा कि यार इसने तो कितना अच्छा रिटर्न दिया है वर्सेस द इंडेक्स, तो ये फंड में पैसा रोक लेता हूं। अब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पिछले 1-1.5 साल में इस फंड ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि मैथमेटिकली आपको 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल सब अच्छा लगेगा। करेक्ट। क्यों? मान लीजिए इंडेक्स ने दिया 10% रिटर्न, इस फंड ने दिया 25% रिटर्न, हाइपोथेटिकली समझने के लिए। तो जब आप 3 साल का रिटर्न निकालोगे उसमें भी ये लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है। करेक्ट। 5 साल का निकालोगे उसमें भी ये Correct. लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है। तो पिछला 1 साल इतना अच्छा था ना कि मैथमेटिकली आपको लगेगा कि यार ये फंड तो कितना कंसिस्टेंट है, 3 साल में भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, 5 साल में भी Correct. अच्छा रिटर्न दे रहा है। पर ये जरूरी नहीं है कि उस फंड ने कंसिस्टेंटली 3 साल और 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया। इसीलिए कभी भी 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल का रिटर्न देखकर फंड चूज ना करें। ओके। इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है इज टू लुक एट समथिंग कॉल्ड एज रोलिंग रिटर्न्स। ओके, क्या होता है सर ये? तो रोलिंग रिटर्न्स में क्या होता है ना, रोलिंग रिटर्न का फंडा ये है कि मान लो मैं रोलिंग रिटर्न आया किसी एक फंड का 13%। 13% का मतलब क्या है? 13% का ये मतलब है कि अगर मैंने पिछले 10 साल में किसी भी टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया होता, किसी भी टाइम पे, और 3 साल इन्वेस्टेड किया होता, तो मुझे रिटर्न कितना मिलता? 13%। ना दैट गिव्स यू कंसिस्टेंसी ऑफ द फंड, राइट? कि आप आज से पिछला 3 साल नहीं देख रहे हो, आप बोल रहे हो पिछले 10 साल में चूज अ डेट ऑफ योर चॉइस। ओके। उस डेट पे इन्वेस्ट करता और 3 साल इन्वेस्टेड रहता तो कितना मिलता? वो एवरेज है ये 13%। अमेजिंग। सो विच टेल्स यू कि 10 साल में आप कोई भी डेट उठा लो, 3 साल इन्वेस्टेड रहते तो ये एवरेज निकलता। और उसमें आपने क्या इंडेक्स को बीट किया है, तब आपको पता चलेगा कि क्या ये फंड कंसिस्टेंट है या नहीं। सो डोंट लुक एट पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, 1 साल 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल का रिटर्न। लुक एट समथिंग कॉल्ड एज रोलिंग रिटर्न्स। दैट विल गिव यू कंसिस्टेंसी ऑफ द पोर्टफोलियो। आपको देखना है रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स कहां पर देखेगा? मेजरली सब वेबसाइट्स पे आपको रोलिंग रिटर्न का डेटा पॉइंट दिखता है, राइट? एडवाइजर खोज करके एक वेबसाइट है, मॉर्निंग स्टार करके एक वेबसाइट है। इन दोनों वेबसाइट्स पे आपको बिना कोई फी पे किए आपको रोलिंग रिटर्न का डेटा दिख जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट डेटा पॉइंट दैट यू लुक एट, जिसमें आपको रिटर्न और कंसिस्टेंसी का अंदाजा आएगा। पर ये रिटर्न और कंसिस्टेंसी कितना रिस्क लेकर आया है ये जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको समझाता हूं व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दिस। आपने 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स देखे। एक फ्लेक्सी कैप फंड का रोलिंग रिटर्न 12%, दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड का रोलिंग रिटर्न 13%। अब आप बोलोगे 13% वाला फंड अच्छा है क्योंकि कंसिस्टेंटली 13% रिटर्न दे रहा है वर्सेस दूसरा। बट फ्लेक्सी कैप फंड की एक खासियत है, वो तो फ्लेक्सिबल है कि वो लार्ज कैप मिड कैप किधर भी इन्वेस्ट कर सके। तो मान लो जो 13% वाला फंड है, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि 50% पैसा मिड और स्मॉल में, और जो 12% वाला फंड है उसमें 80% पैसा लार्ज में और सिर्फ 20% मिड और स्मॉल में, तो ये 12-13 का नंबर देन बिकम्स इमटेरियल। क्योंकि इसने तो 50% मिड स्मॉल में डालकर 13% निकाला है और इसने तो सिर्फ 20% मिड स्मॉल में डालकर 12% निकाला है। तो यू कैन नॉट ओनली लुक एट रिटर्न्स, यू विल हैव टू लुक एट रिस्क कितना लिया उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए। तो उसमें 2 डेटा पॉइंट्स आप देखिए, एक देखिए आप इंफॉर्मेशन रेशियो और दूसरा आप देखिए सोर्टिनो रेशियो। इंफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, और अभी मैं एकदम टेक्निकली करेक्ट ना होकर सिंप्लिसिटी पे फोकस कर रहा हूं।
इंफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? इंफॉर्मेशन रेशियो का मतलब है कि मान लीजिए इंडेक्स ने 12% रिटर्न दिया, आपके फंड ने 13 दिया, तो आपके फंड ने इंडेक्स को 1% से बीट किया। 1% ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया? ओके, इंफॉर्मेशन रेशियो। ओह अमेजिंग। तो आपको चाहिए कि इंफॉर्मेशन रेशियो ज्यादा हो। तो दो फंड अगर आप कंपेयर कर रहे हो, एक का इंफॉर्मेशन रेशियो 0.5 है, दूसरे का 0.6 है, तो आपको 0.6 वाला फंड चाहिए। 0.6 का मतलब है उसने कम रिस्क लिया है इंडेक्स को बीट करने के लिए। ओके, सोटिनो रेशियो, तो इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? इंडेक्स को बीट करने के लिए कितना रिस्क लिया। सोटिनो डाउनसाइड देख रहा है। सोटिनो ये देख रहा है कि आपका डाउनसाइड रिस्क कितना था और उसके सामने कितना रिटर्न लिया। आपने इंफॉर्मेशन में देखा अपसाइड, राइट। सोटिनो में आप देख रहे हो डाउनसाइड। तो ये दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देख लोगे ना, तो आपको अपसाइड डाउनसाइड दोनों में कितना रिस्क ले रहा है, उसके सामने कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, ये दोनों डेटा पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको फंड ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनमें दोनों में सोटिनो और इंफॉर्मेशन ज्यादा हो। करेक्ट। सो रोलिंग रिटर्न ज्यादा चाहिए, इंफॉर्मेशन रेशियो ज्यादा चाहिए, सोटिनो रेशियो ज्यादा चाहिए। तो दो फंड कंपेयर कर रहे हो, दोनों में ऐसा फंड सिलेक्ट करो कि इंफॉर्मेशन रेशियो ज्यादा हो, सोटिनो रेशियो ज्यादा हो और रोलिंग रिटर्न्स बेटर है। सो बेसिकली मेरे दो पैरामीटर्स है, रिटर्न का एक है और रिस्क का एक है। रिटर्न मैंने रोलिंग से जान लिया, ना कि Correct. केगर से या एचपीआर से, और रिस्क जो है वो मैंने ये दोनों रेशियो से जान लिया। करेक्ट। दीज थ्री रेशियोज विल हेल्प मी सिलेक्ट। मोटा मोटा एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको इससे बाहर कोई जाने की जरूरत नहीं है। ओके। एज अ प्रोफेशनल इन दिस बिजनेस हम लोग बहुत सारी दूसरी चीजें देखते हैं। वी लुक एट समथिंग कॉल्ड एज अप कैप्चर रेशियो, डाउन कैप्चर रेशियो। वी लुक एट एलोकेशन टू टॉप 3 सेक्टर्स, और वो एलोकेशन कितनी फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है। वी लुक एट टॉप 5 स्टॉक एलोकेशन, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है, राइट। तो हम वी डू अ लॉट ऑफ वर्क, पर आपको उतना डेप्थ में शायद जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर रोलिंग रिटर्न्स, इंफॉर्मेशन और सोटिनो, सिर्फ ये 3 डेटा पॉइंट्स भी देख लेंगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटा मोटा यू विल बी एबल टू डू अ गुड जॉब फॉर योरसेल्फ। सर फिर भी आई एम 99% श्योर कि आज मैं जिस फंड में इन्वेस्ट करूंगा वो शायद ये तीनों रैंकिंग में अच्छा कर रहा होगा, और 5 साल बाद जब मैं ये फंड देखूंगा तो कोई और फंड का नाम आ रहा होगा। मेरे लिए उस समय इन्वेस्टेड रहना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक स्टेप पीछे लूंगा अभी। देखिए मार्केट्स है ना सिक्लिकल है। इसका मतलब कि एक फंड जिसने पिछले 2 या 3 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना, 9 आउट ऑफ 10 टाइम द प्रोबेबिलिटी कि ये आगे वाले 3 साल में अच्छा करेगा इज 0। ओके, रिपीट करता हूं, बैक्ड बाय डेटा। बैक्ड बाय डेटा। ओके, पिछले 2-3 सालों में अगर किसी फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ना, तो आगे वाले 2-3 सालों में ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मार्केट सिक्लिकल है। सिक्लिकल है का मतलब क्या है? हर फंड मैनेजर की एक स्टाइल है। अगर मैं आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 47 म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं इंडिया में, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को बाइफरकेट करूं तो 3 स्टाइल है। फंड्स है जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, फंड्स है जो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, और फंड्स है जो मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है? वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का मतलब है कि ये लोग सस्ता स्टॉक खरीदेंगे। ग्रोथ स्टाइल का मतलब है ये महंगा स्टॉक खरीदेंगे। मोमेंटम का मतलब है ये जो चल रहा है उसमें पैसा लगाएंगे। तो ग्रोथ का मतलब महंगा खरीदना इन द सेंस कुछ महंगा फॉर रीजन होगा या फिर जस्ट महंगा? सो वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड। क्योंकि आपको शायद ऐसा लगेगा महंगा है तो क्यों खरीद रहे हैं, राइट? बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पहले वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए मार्केट महंगा लग रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार 10 साल का एवरेज पी मार्केट का 20 था, आज हम 24 पे ट्रेड कर रहे हैं। हाइपोथेटिकली सब कुछ महंगा लग रहा है आपको, पर फिर भी आपके फंड में पैसा तो आ रहा है ना, आपको एलोकेट तो करना है। तो पैसा आ रहा है, एलोकेट करना है, तो आप महंगे मार्केट में सस्ती चीजें ढूंढने की कोशिश करोगे। करेक्ट। इसीलिए व्हेनेवर मार्केट्स आर एक्सपेंसिव और एट पीक, वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग डज वेरी वेल। क्यों? क्योंकि हर कोई सस्ता स्टॉक ढूंढना चाहता है। करेक्ट। और वैल्यू तो सस्ता ही इन्वेस्ट करता है। करेक्ट। तो महंगे मार्केट में वैल्यू स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट वी डू वेरी वेल। राइट। अब रिवर्स लेते हैं, मार्केट सस्ता है, 30-40% टूट चुका है, ठीक है। अब मैं आपको 2 बैंक्स
का एग्जांपल देता हूं. एक बैंक जिसका प्राइस टू बुक रेशियो इज 2, उसका वैल्यूएशन मैट्रिक्स, और दूसरा बैंक जिसका प्राइस टू बुक इज 3. अब वैल्यू इन्वेस्टर 2 में इन्वेस्ट कर रहा है. करेक्ट. पर ग्रोथ इन्वेस्टर क्या सोचता है? ग्रोथ इन्वेस्टर सोचता है कि मार्केट इसको ज्यादा वैल्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि ये ज्यादा बिजनेस कर पाने वाला है करेक्ट. फ्यूचर में. ओके. राइट. तो अगर सब कुछ सस्ता मिल रहा है तो मुझे एक ऐसे घोड़े पे पैसा लगाना है जो ज्यादा तेज भागेगा. करेक्ट. तो ग्रोथ माइंडसेट का, ग्रोथ इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस या माइंडसेट ये होता है. तो अगर मार्केट सस्ता मिल रहा है और अगर उसको 2 स्टॉक्स के बीच में चूज करना है और दोनों सस्ते, वो दोनों सस्ते में से महंगा वाला स्टॉक चूज करता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट इसको ज्यादा वैल्यू इसलिए दे रहा है क्योंकि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक की ज्यादा है. ओके. तो वो ग्रोथ है. मोमेंटम क्या करता है? मोमेंटम टिपिकली ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाता है जहां पर ज्यादा पैसा अट्रैक्ट हो रहा है. ओके. तो अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर, आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं और आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर है, तो मोमेंटम इन्वेस्टर्स आईटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. वैल्यू वाला शायद सोच सकता है कि यार ये तो बहुत सस्ते में मिल रहा है, मैं खरीद लूंगा. दैट्स हाउ दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. अब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसलिए अलग अलग साइकिल्स में अलग अलग स्टाइल्स अच्छा करती है. राइट. अब आज जब आपने रोलिंग रिटर्न्स और इंफॉर्मेशन रेशियो, सोटिनो रेशियो देखकर आज एक फंड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और 5 साल बाद आपको लग रहा है कि यार आज तो मेरा फंड अच्छा नहीं कर रहा है, अब आपको समझना है कि आपका फंड अच्छा क्यों नहीं कर रहा है. क्या आपका फंड इसलिए अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि वो वैल्यू स्टाइल ऑफ फंड है और मार्केट में ग्रोथ चल रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका भी टाइम आएगा. राइट. ओके. राइट. या आपका फंड इसलिए अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि इसने कुछ गलतियां की है. कि वो था तो वैल्यू स्टाइल ऑफ फंड, पर क्योंकि सब डिफेंस की बातें कर रहे इसने डिफेंस खरीद लिया. तब आपको यू शुड बी स्कैर्ड. राइट. कि बॉस तू वैल्यू स्टाइल ऑफ फंड है, तू क्यों डिफेंस खरीद रहा है? क्योंकि सब लोग डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो मोमेंटम वाले का काम है. राइट. दैट्स अ रेड फ्लैग. शायद आपका फंड मैनेजर चेंज हो गया है. अगर आपका फंड मैनेजर चेंज हो गया तो पिछला देखा हुआ सब डेटा नलिफाइड है, नल एंड वॉइड. क्योंकि वो डेटा देखकर आप आज इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि नया फंड मैनेजर आएगा, वो उसका डेटा नहीं है. राइट. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है. अगर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसका स्टाइल अलग है और मार्केट में अलग स्टाइल चल रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल है. 10 साल में ऐसी 3 साइकिल आएगी जब आपको लगेगा कि आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है. इट्स नॉर्मल. इसीलिए जब आप लार्ज मिड स्मॉल में इन्वेस्ट करो ना, एक वैल्यू स्टाइल ऑफ फंड रखो, एक मोमेंटम रखो और एक ग्रोथ रखो. दैट सम पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो विल ऑलवेज डू वेल. ओके. मतलब फैक्टर वाइज भी डिवाइड हो गया. यस. ओके. एंड सिर्फ फ्लेक्सी के आपने जो 3 पैरामीटर्स बताए कि मैं रोलिंग रिटर्न्स देख रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन रेशियो देख रहा हूँ, सॉर्टिनो रेशियो देख रहा हूँ, क्या मैं जो एक्टिव मिड और स्मॉल कैप फंड भी सिलेक्ट कर रहा हूँ 33% एलोकेशन में, इट्स द एग्जैक्ट सेम. ओके. पर अभी मुझे पता नहीं है कि व्यूअर्स कितना समझ पाएंगे मैं जो बोल रहा हूँ उतना, पर कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की. तो योर मॉडल पोर्टफोलियो इज 33 फ्लेक्सी, 33 मिड और मल्टी एंड 33 स्मॉल. दैट्स योर मॉडल पोर्टफोलियो. राइट. ठीक है. अब इसमें आपको स्टाइल भी ऐड करना है, क्योंकि 10 साल में तो 3 बार साइकिल चेंज होगी. तो आप करते हो कि फ्लेक्सी में आप वैल्यू स्टाइल वाले फंड मैनेजर को पैसा दीजिए. ओके. गॉट इट. आप मिड में या मल्टी में आप मोमेंटम वाले फंड मैनेजर को पैसा दीजिए. और आप स्मॉल में जो आपका ग्रोथ, मेजर ग्रोथ इंजन है, वहां आप ग्रोथ वाले फंड मैनेजर को पैसा दीजिए. ठीक है. मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाता हूं. जब आप लार्ज कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी ग्रोन कंपनीज है. करेक्ट. बड़ी बड़ी कंपनीज है. और इंडिया में तो यू डोंट हैव मेटा एंड टेस्ला एंड ऑल के जो ओवरनाइट इनोवेट करके और वैल्यूएशन बढ़ जाए. करेक्ट. तो यहां तो आप तभी इन्वेस्ट करो जब वैल्यू मिल रही है. करेक्ट. इसीलिए आप फ्लेक्सी में वैल्यू स्टाइल फंड मैनेजर को पैसा देते हो. स्मॉल कैप्स में तो आप इन्वेस्ट ही इसीलिए कर रहे हो कि आपको चाहिए कि वो मिड और लार्ज बने, तो उसमें आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी है. मिड कैप में
मैंने जो आपको स्टार्टिंग में समझाया सिर्फ 150 स्टॉक्स है, करेक्ट, तो मिड कैप में जितना भी पैसा आता है वो सब 150 स्टॉक में जाता है। ओके, फंड मैनेजर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मिड कैप इज लार्जली ड्रिवन बाय लिक्विडिटी एंड मोमेंटम, करेक्ट, इसलिए वहां आप मोमेंटम को पैसा दो। राइट। अब पता नहीं कितना टेक्निकल है, कितने लोग समझ पाएंगे नहीं, इसको। काफी इजीली हाँ। समझ में आए। बट सर मेरा एक और क्वेश्चन है, Please. थोड़ा सा और टेक्निकल जा रहे हैं हम, थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहे हैं। लार्ज कैप में मेरे पास 100 कंपनियां हैं, मिड कैप में 150 है, और स्मॉल में थोड़ा सा बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाता है। तो अगर मेरे पास मिड कैप में स्पेशली अगर 150 ही कंपनियां हैं, तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि सिंस वो यूनिवर्स इतना स्मॉल है मिड का, तो वैल्यूएशन इन मिड कैप will always be greater than valuation in small and large? Absolutely, you are 100% theoretically correct. स्मॉल में ज्यादा होना चाहिए वैल्यूएशन बिकॉज ग्रोथ ज्यादा है। Exactly. इसीलिए मैंने आपको मिड कैप के सामने एक मल्टी कैप वाला ऑप्शन दिया था, करेक्ट, बिकॉज मल्टी कैप इज अ बेटर प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल सेम है पर डाइवर्सिफिकेशन काफी बेटर है। मैं अगर पिछले 10 साल का आपको डेटा दूं टू आंसर योर क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा कि स्मॉल में ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो स्मॉल में ज्यादा रिटर्न निकलना चाहिए, राइट? पिछले 10 साल में स्मॉल कैप का CAGR 16% है और मिड कैप का 19% है, जिसमें तो स्कोप ज्यादा स्मॉल में होना ही चाहिए ऑब्वियसली। बट इट इज अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, राइट, क्योंकि स्मॉल मिड दोनों अच्छा कर रहे हैं। मार्केट में स्मॉल और मिड दोनों में पैसा आ रहा है, पर जब स्मॉल में पैसा आ रहा है तो 800 स्टॉक में जा सकता है, करेक्ट, पर मिड में जो पैसा आ रहा है वो 150 स्टॉक में जा रहा है। सो मिड इज परफॉर्मिंग फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट एंगल मच बेटर देन द स्मॉल कैप इज। करेक्ट। और सर एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन एनालिस्ट ने कहा था, और वो बार बार आते हैं कहते हैं ये वाली बात, तो अगर कोई ये वीडियो आज 2026 में देख रहे हो तो भी रेलेवेंट लगता है मुझे वो क्वेश्चन, 28 में देखेंगे तब भी लगेगा, और शायद 22 में देखेगा तब भी लगेगा। बोले इंडियन मार्केट्स प्रिडोमिनेंटली थोड़े से ओवर वैल्यूड रहते हैं। करेक्ट, उसका मेन कारण है कि DIA के फ्लोज इतने अच्छे हैं लिक्विडिटी और स्कोप नहीं है हमारे पास, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, प्लस FIs भी इसलिए इन्वेस्ट कर लेते हैं आफ्टर अ साइकिल ऑफ 1 और 2 years। अगर उन्होंने नहीं किया हुआ वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको फोमो हो जाता है कि ग्रोइंग इकोनॉमी में मैं पैसा कैसे नहीं डाल रहा हूँ। करेक्ट। तो SIP ही फिर एक जरिया बचता है मेरे पास अच्छा वैल्यू क्रिएट करने का थ्रू फ्रॉम इंडियन मार्केट्स थ्रू MFs। कभी लमसम में तो अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलेगी नहीं। So I will answer this in 3 parts. I will completely agree to what he is saying. और मैं ये बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस में मेरे ओरिजिनली मैं ये बोल चुका हूँ कि इंडिया मार्केट्स हर बार प्रीमियम पे होगा, एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ दैट प्रीमियमैलिटी इज लिक्विडिटी। ओके, क्योंकि आज अगर आप देखो लेस देन 5% ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टेड, पर फिर भी 30,000 करोड़ SIP में हर महीना आ रहा है। इमेजिन इफ वी गो टू 20, 30, 40% ऑफ इंडिया गेटिंग इन्वेस्टेड, वो पैसा मार्केट में लगेगा ही irrespective of the valuation. Correct. So liquidity is a major reason why India will always trade at a premium. Okay. Now, जैसे मैंने कहा कि SIP is the best way to invest for most investors. आप एक SIP कमिट कर दो और उस SIP पे कंटिन्यू कर दो, राइट? पर इंडियन मार्केट आपको हर बार एक अपॉर्चुनिटी देता है। यू रिमेंबर 41 आउट ऑफ 45 टाइम्स ऑफ डिस्कशन, हर साल 10% गिर रहा है इंट्रा ईयर, डालो लमसम तब। हर 4-5 साल में एक 20-30% की अपॉर्चुनिटी आती है, डालो लमसम तब। 40-50% की अपॉर्चुनिटी आती है हर 8-9 साल में, डालो लमसम तब। तो ओनली यूज लमसम एट अ फॉल, राइट? अदरवाइज यूज SIP टू बी एबल टू बिल्ड वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी सर हमारे पास 5 से 6,000 कंपनियां लिस्टेड है। क्या ये प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी, जब हमारे पास और IPOs आ जाए और 10-12 हज़ार कंपनियां लिस्टेड हो, तो शायद वो लिक्विडिटी बढ़ जाए, या लिक्विडिटी भी प्रोपोर्शनेटली उतनी बढ़ जाएगी? होपफुली, बट आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर टू योर क्वेश्चन। क्या आपने रियलाइज किया कि कोई जो 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया मैनेज कर रहा है वो बेवकूफ तो नहीं है आदमी? तो क्यों लॉस मेकिंग IPOs में पैसा लगाता है? तो क्या है ना, इंटरनेट पे इतना हल्ला हुआ होता है कि यार रिटेल का पैसा म्यूचुअल फंड लॉस मेकिंग कंपनीज में लगा रहा है। So you have to understand the problem first. आपके पास यूनिवर्स ही नहीं है ज्यादा पैसा रोकने के लिए, 1। सेकेंड, लॉस मेकिंग कंपनीज जब लिस्ट हो रही है या बहुत कम प्रॉफिट वाली कंपनीज लिस्ट हो रही है, तो आप उसको वैल्यूएशन के एंगल से नहीं देख सकते। आप लॉस कर रहे हो तो आपका प्राइस P तो सिग्निफिकेंटली हाई दिखने वाला है, बट व्हाट इफ इन द नेक्स्ट 2 years देयर इज अ पाथ to making profit in that company,
तब आपको रियलाइज होएगा कि जो आपको 430 450 वाला पी दिख रहा था वो ऑटोमेटिकली 50-60 की पी पे आ गया, राइट? प्लस most of these companies that are listing are having a very large market share because of tech, right? तो आज तो वो पैसा बर्न करके उसने मार्केट शेयर बना लिया. अब उसको मेहनत करनी है कि कैसे मैं अपना एक्सपेंडिचर कम करूं कि ऑटोमेटिकली ये लॉस सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मार्केट शेयर तो है ही मेरे पास और मैं और मार्केट शेयर एक्सपेंड कर रहा हूं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि there are multiple reasons why a lot of money is going into these new IPOs. That a lot of people who don't really understand the market dynamics don't understand. Correct. और सर आज के टाइम में मैं इंडिया का कोई भी इंडेक्स खोल के देखता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर इज फाइनेंस एंड बैंकिंग. यूएस में हम यही चीज खोल के देखते तो टेक दिखता है. Correct. इसलिए यूएस और थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड करता है कंपेयर टू इंडिया. तो मैं कहूँगा शायद वहाँ का मार्केट थोड़ा और मेच्योर है कंपेयर टू अस. सो क्या ऐसा होगा कि इंडिया में भी जो एलोकेशन है, वी हैव सीन इन ओवर द पास्ट 30 इयर्स इट हैज चेंज. पहले कुछ था जिसका एलोकेशन ज़्यादा था, ऑयल एंड गैस मेटल्स यूज्ड टू हैव वेरी गुड प्रपोर्शन निफ्टी में, वो धीरे धीरे होकर कम हो गया. आज बैंकिंग बहुत ज़्यादा है. क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जितना जितना इंडियन मार्केट ब्रॉडर होगा, वी विल गेट मोर टेक कंपनीज और फिर म्यूचुअल फंड का पैसा उस तरफ ज़्यादा जाने लगेगा और हम थोड़ा न्यू एज कंपनीज की तरफ निवेश हमारा इनडायरेक्टली 100%. लुक, आई विल नॉट से कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में कम हो जाएगा, बट आई विल डेफिनेटली से दैट टेक अनेबल्ड कंपनीज में एक्सपोजर बढ़ जाएगा. आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई मीन. लुक, इंडिया इज अ वेरी स्मॉल इकोनॉमी, राइट? हम लोग $4-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बनने की कोशिश कर रहे हैं, वर्सेस somebody like a China or a US who's probably 6 times 10 times larger than us as an economy. ऐसी इतनी छोटी इकोनॉमी होने के बावजूद वी आर स्टिल द फोर्थ, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. बट द गैप बिटवीन थर्ड एंड द सेकेंड और थर्ड एंड द फर्स्ट इज ह्यूज. करेक्ट. अगर आपको आपका डायरेक्शन वो है और आपको उस डायरेक्शन में जाना है, यू कैन नॉट डू इट विदाउट बैंक्स फाइनेंसिंग. करेक्ट. राइट? तो बैंक इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री. करेक्ट. बट आई टेल यू व्हाट आई एम विजुअलाइजिंग is के अभी AI enabled businesses will end up doing much better. Like say for example, देखो इंडिया में AI इंफ्रास्ट्रक्चर का तो स्कोप बहुत लिमिटेड है, राइट? लेट्स से सेमीकंडक्टर्स में हम कोशिश कर रहे हैं पर हम बहुत पीछे. हम लोग आज भी 8-9 nm चिप्स का डिस्कशन कर रहे हैं. चाइना इज मूव टुवर्ड्स 2-3 nm. यूएस भी प्रेशर डाल रहा है TSMC को यूएस आने के लिए, राइट? तो चिप इंफ्रास्ट्रक्चर is slightly difficult, but data center is something that India is very strongly pushing on. So जो AI का infrastructure play है ना, will start moving towards the data center side of the business. Right. One, on the infra side. But a very large business is AI enabling. What I mean by AI enabling, आपने बजाज का लेटेस्ट कॉन कॉल सुना है वाला डिस्कशन सुना होगा, राइट? enabling. Imagine fintech. फिनटेक के पास इतना डेटा है, आपने उसमें AI लगा दिया तो फिनटेक क्या सिग्निफिकेंटली बेटर इंप्रूव कर पाएगा. लुक एट रिटेल. आपने रिटेल में इतना डेटा है, आपने उसको AI एनेबल कर दिया, क्या सिग्निफिकेंटली स्केल कर पाएगा, बेटर कर पाएगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मे नॉट गेट, or rather banking specifically may not get challenged, but it will still have other sectors which will start complementing. Right. Capital markets. Correct. New age companies, AI enabled retail businesses, AI enabled fintechs, right? ये सब will end up playing a very large role if our economy has to really grow. And at the same time, I'm hoping that India moves from a services country to more a manufacturing and a product-led country. Manufacturing में we are already seeing offshoots, right? We've seen EU के साथ हमारा डील साइन हो गया, US के साथ डील होने ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है पर वो भी हो जाएगा. We've signed with GCCs, we've signed with Oman, we've signed with न्यूजीलैंड. हम लोग कनाडा के साथ बात कर रहे हैं, ब्राज़ील के साथ बात कर रहे हैं. Now what will end up happening is एक बहुत बड़ा प्राइवेट कैपेक्स लेड मैन्युफैक्चरिंग
आउटसोर्सिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट लेड बिजनेस विल स्टार्ट इवॉल्विंग इन इंडिया. तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रोडक्ट इज वन पार्ट जहां पर आई एम नॉट श्योर हम यूएस और चाइना को चैलेंज कर पाएंगे. मैन्युफैक्चरिंग, थैंक्स टू ऑल द ट्रेड डील्स दैट वी आर साइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जहां पर प्रोबेबली इंडिया कैन पिवट. कमिंग बैक टू सर आवर इक्विटी म्यूचुअल फंड Yeah. डिस्कशन, मैं जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगता हूँ तो मुझे दो तरह के ऑप्शंस दिखते हैं. एक होता है ग्रोथ प्लान और एक समथिंग डिविडेंड प्लान होता है. मुझे आज तक वो समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या होता है. और एक डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर लिखा हुआ होता है. सो उससे पहले ग्रोथ और डिविडेंड पे आता है. क्या मीनिंग होता है, मुझे कहाँ करना चाहिए? सो आपको ग्रोथ में रहना चाहिए. Okay. क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपने ग्रोथ में पैसा रखा, आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड को उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की वजह से मान लो कुछ डिविडेंड्स मिले, कुछ इनकम हुई, तो ये कोई वो इनकम आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. वो इनकम वापस फंड में लगाकर स्टॉक्स खरीद लेता है. Okay. तो उससे आपको एक कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिल रहा है. Right. वो आपको पे आउट कर देगा तो आपको स्लैब रेट पे टैक्स लग जाएगा, राइट? और वो पैसा कंपाउंड भी नहीं हो पाएगा. तो ग्रोथ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पैसा ग्रोथ ऑप्शन में ही निवेश करना चाहिए. ओके. दूसरा ऑप्शन है IDCW. IDCW इन सिंपल लैंग्वेज इज डिविडेंड. तो फंड क्या करता है, फंड ने कुछ प्रॉफिट बनाया, फंड को कुछ स्टॉक्स में पैसा लगा कर डिविडेंड मिला, ऐसे करके फंड के पास जब पैसा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है ना, तो फंड आपको पैसा एज डिविडेंड पे आउट कर देता है. एक्चुअल में मेरे बैंक में आता है. हाँ. ओके. तो उसमें आपका ग्रोथ इंपैक्ट हो जाएगा, कंपाउंडिंग इंपैक्ट हो जाएगा, और इस पे आपको 30% टैक्स लग जाएगा. तो आपने ये जो विड्रॉ किया उस पे 30% टैक्स, राइट. पर ये जो कंपाउंड होते जा रहे हैं और उसको जब आप विड्रॉ करोगे 12.5% टैक्स. तो कंपाउंडिंग भी हर्ट कर रहे हो और टैक्स भी ज्यादा भर रहे हो. इसलिए IDCW ऑप्शन इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन टू हैव. तो कौन सिलेक्ट करता है सर, ये बनता है क्यों अगर देयर आर सो मेनी कॉन्स टू इट? There are a lot of people who want some cash flows at some point in time. तो वो लोग IDCW की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं एक इन्वेस्टर हूँ जिसकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है. ठीक है. अब मुझे कैश फ्लो चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट से. तो अगर मैं ग्रोथ ऑप्शन ले रहा हूँ और उसको बेचकर मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको आप SWP भी कहते हो, तो मुझे उस पर कैपिटल गेन्स लग जाएगा. यानी मेरी इनकम 12 लाख से कम है, फिर भी मुझे उस पर 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा. पर अगर मेरी इनकम 12 लाख से कम है और मैं IDCW वाला ऑप्शन लेता हूँ, तो ये कैपिटल गेन्स नहीं है, ये एज डिविडेंड आ रहा है मुझे. तो 12 लाख रुपए तक मुझे कोई टैक्स नहीं है अगर मैं IDCW के थ्रू विड्रॉ करता हूँ. So somebody who's in the lower tax bracket can use IDCW to remove money. Maybe those who are retired or. But the problem is IDCW में फिक्स पे आउट नहीं है. Right. वो तो फंड के पास पैसा बचेगा तो फंड आपको देगा. जरूरी नहीं फंड आपको रेगुलर बेसिस पे पैसा दे. नहीं, फंड के पास जितना डिविडेंड है उतना पूरा पास ऑन नहीं करेगा. सो डिविडेंड इज वन ऑप्शन, पर डिविडेंड कांस्टेंट थोड़ी है. राइट. थोड़ी स्टॉक्स हर बार डिविडेंड देंगे. वन. सेकेंड, डिविडेंड का दूसरा भी मतलब ये है कि फंड अगर प्रॉफिट बना लेता है ना, तो उसको भी पे आउट कर देगा एज IDCW. सिर्फ डिविडेंड्स नहीं है, पर फंड के पास वो पैसा होना चाहिए आपको पे आउट करने के लिए. तो IDCW में कैश फ्लो गारंटी नहीं है जो आपके SWP में. तो आपको समझना है कि आप कौन हो, राइट, टू डिसाइड कि मैं SWP करूं कि IDCW करूं. सर आपने बीच में एक टर्म यूज किया SWP, और कैसे वो शायद कम बेटर हो सकता है इन सम केसेस कंपेयर टू IDCW. सो SWP क्या होता है, और भी कोई सिस्टमैटिक प्लान्स है जो हमको समझने चाहिए जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? सो SWP का मतलब है कि आप किसी भी एक फंड में इन्वेस्टेड हो और आप फंड हाउस को ये कह रहे हो कि मुझे हर महीना, हर क्वार्टर, हर सेमी एनुअल, हर साल, व्हाटएवर दैट फ्रीक्वेंसी इज, कि मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा मेरे फंड से निकाल कर आप वापस दे दीजिए. करेक्ट. सो टिपिकली मान लीजिए आपको कैश फ्लो की ज़रूरत है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप SWP का रूट यूज़ करेंगे अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में. तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया निवेश कर दिया, आप फंड को ये कह रहे हो कि मुझे हर महीना 50,000 रुपया आप विड्रॉ करके दे दो. तो एक पर्टिकुलर डेट पे फंड आपको हर महीना 50,000 रुपया विड्रॉ करके देते रहेगा.
टिपिकली एसडब्ल्यूपी में ध्यान रखना ये है कि फंड प्रॉफिट बना रहा है या लॉस बना रहा है। आपने उसको 50,000 बोला तो 50,000 निकाल कर आपको दे देगा, पॉइंट 1। इस पे आपको कैपिटल गेन्स लगेंगे जैसे मैंने आपको समझाया। तो अगर आप एसडब्ल्यूपी टिपिकली आप यूज कीजिए जब आप हायर टैक्स ब्रैकेट में, वरना आप आईडी, करेक्ट, राइट। तीसरा, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ जनरली आपको आज आपने पैसा रोका तो इमीडिएटली एसडब्ल्यूपी मत कीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो कहाँ रोकना चाहिए? इक्विटी में रोककर आप एसडब्ल्यूपी करेंगे तो आपके प्रिंसिपल पे इम्पैक्ट आ सकता है अगर मार्केट गिर रहा है तो। राइट, तो हाइब्रिड या डेट फंड्स में पैसा रोककर ही एसडब्ल्यूपी कीजिए। सेकंड, एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करने के पहले आप फंड को थोड़ा सा समय दीजिए। तो आपने आज 100 रुपया रोका, 12, 15, 18 महीना उसे ग्रो होने दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बिल्ड होने दीजिए। 100 रुपया 108 हो रहा है, 110 हो रहा है, उसके बाद विड्रॉवल चालू कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी कि आप 100 रुपये में डिप कर जाएंगे वो कम होगी। राइट। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपका फंड 8% रिटर्न जनरेट कर सकता है तो आप 6% विड्रॉवल कीजिए साल का। आप 8% पूरा निकाल लेंगे तो वापस प्रोबेबिलिटी है कि आप फंड में डिप कर जाएंगे। तो ये थोड़ी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब विड्रॉल रेट और रिटर्न रेट में 2-3% का डिफरेंस रखना चाहिए। ओके। और सर मैंने एसटीपी करके भी कुछ सुना है। करेक्ट। सो क्या होता है वो? सो एसटीपी का मतलब है, मान लीजिए आप आज आपके पास 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए आपको पता नहीं है कि मैं एक साथ निवेश करूं कि नहीं करूं, मार्केट अच्छा है या बुरा है। तो आप क्या करते हो, आप ये 5 लाख रुपए पहले किसी एक लिक्विड फंड में डाल देते हो। फिर आप लिक्विड फंड को इंस्ट्रक्ट करते हो कि बॉस एवरी वीक या एवरी मंथ ये पैसा लिक्विड फंड से निकालकर ये इक्विटी फंड में डाल दो। और वो टिपिकली सेम एएमसी के होने चाहिए। यानी आपने एएमसी ए में लिक्विड फंड में डाले तो उसी एएमसी के इक्विटी फंड में पैसा जाएगा। ठीक है। ओके। फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करोगे कि वीकली डालना है, मंथली डालना है। तो उससे होगा क्या, पूरा 5 लाख एक साथ नहीं डाल रहे हो पर सिस्टमेटिकली ट्रांसफर कर रहे हो, धीरे धीरे करके ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ्स वो पैसा ऑटोमेटिकली लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड सर आपने 80-20 का जब हमने एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया था तो एक क्वेश्चन मेरे और माइंड में था उसमें कि 80 तो इक्विटी में चला गया, वो कैसे एलोकेट हो रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। 20% आपने डेट एंड गोल्ड बोला था, तो गोल्ड वाला एलिमेंट कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? मतलब क्या एमएफ सही तरीका है, ईटीएफ है या फिजिकल जाके खरीद लो? परफेक्ट है। आई थिंक आप एमएफ के थ्रू अगर आप ईटीएफ डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट वगैरह है तो आप किसी भी ब्रोकर के उस पे एक गोल्ड का ईटीएफ खरीद लीजिए। या आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर लीजिए। आप जब गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना तो म्यूचुअल फंड भी ईटीएफ ही खरीदता है। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड पे आपको 20 पैसा ज्यादा लग जाएगा या 30 पैसा ज्यादा लग जाएगा वर्सेस बाइंग गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली। पर गोल्ड ईटीएफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गोल्ड ईटीएफ में जब आप निवेश करो तो आपको ध्यान देना है कि क्या वो प्रीमियम पे तो ट्रेड नहीं कर रहा। इसका मतलब पॉसिबल है कि गोल्ड उसकी एक्चुअल वैल्यू 200 रुपया है पर वो 210 पे ट्रेड कर रहा है क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड है, सामने कोई बेचने वाला नहीं है तो आप किसी भी भाव पे उसको खरीद रहे हो। तो गोल्ड ईटीएफ में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो 20 पैसा बचाने के लिए जब आप वो लेने जाते हो तो शायद 5 या 10% प्रीमियम दे के आओगे। अब ये प्रीमियम है या नहीं आपको कैसे समझेगा? तो आप सिर्फ गूगल कीजिए उस फंड हाउस का जिसका ईटीएफ आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो, मान लीजिए निपॉन हाइपोथेटिकली, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए निपॉन INAV या निपॉन की वेबसाइट पे चले जाइए और ये देख लीजिए। तो उसकी वेबसाइट पे आपको फेयर एनएवी क्या होनी चाहिए वो आपको दिखाते रहेगा। वो फेयर एनएवी 200 और मार्केट में ईटीएफ 210 पे मिल रहा है तो आपको पता है ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो वो ध्यान रखिएगा। फेयर एनएवी सर कैसे अपडेट होती है? वो लोग रेगुलरली कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं वेबसाइट पे। और क्या सर मैं इसको उल्टा भी देख सकता हूँ, अगर फेयर एनएवी ज्यादा है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है तो शुड आई? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो डिस्काउंट पे ट्रेड होगा। ओके, ऑलराइट। सो आपने मतलब पहली बार आपने ईटीएफ का भी जिक्र किया अलोंग विथ म्यूचुअल फंड, तो गोल्ड में ही क्यों ईटीएफ का आपने जिक्र किया विज़-वी म्यूचुअल फंड? मैं म्यूचुअल फंड ही अगर पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड बना रहा तो म्यूचुअल फंड में ही कर देता। आप म्यूचुअल फंड्स भी ईटीएफ यूज कर सकते हो। वो ये सेम लॉजिक है जो पैसिव हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो जैसे गोल्ड में इंडेक्स फंड है वैसे गोल्ड में ईटीएफ है, वैसे ही
निफ्टी का भी एक ईटीएफ है और निफ्टी का भी म्यूचुअल फंड है, ओके सेम चीज है, सिर्फ ईटीएफ में खर्चा और कम होगा ओके वर्सेस Mutual म्यूचुअल फंड। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड ही है, राइट, पर उसमें खर्चा कम होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप प्रीमियम पे तो नहीं खरीद रहे। लाइक से फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फंड्स या इंटरनेशनल ईटीएफ्स आज एज हाई एज 20% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब अगर आपको पता नहीं होगा, वो 20 पैसा बचाने के चक्कर में आपने ईटीएफ ले लिया तो आपने 20% ज्यादा पैसा दे दिया है। आपने टेक्निकली कितने सालों की फी एक साथ दे दी प्रीमियम पे खरीदने के लिए। और सर इन्वेस्ट करते टाइम डायरेक्ट और रेगुलर भी हमको दिखता है, करेक्ट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिकॉज जो सेमी फंड का नाम में खाली आगे डायरेक्ट और आगे रेगुलर लिखा होता करेक्ट। है। सो डायरेक्ट का मतलब है कि आप सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी से खरीद रहे हो, ओके राइट। रेगुलर का मतलब है कि आप किसी के थ्रू जा रहे हो, मेरे जैसे किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हो, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये 4 फंड्स में आप निवेश कीजिए, मैं आपके बिहाफ पर उसे ट्रैक कर रहा हूं वगैरह वगैरह। तो आप जब मेरे थ्रू जाते हो तो मेरा कमीशन भी इसमें लिंक्ड होता है, ओके राइट। तो जैसे पहले हमने बात की, आप डायरेक्ट लोगे तो आपको 50 पैसा 70 पैसा टीआर पे मिल जाएगा, पर आप अगर रेगुलर मेरे थ्रू लोगे तो आपको 1.5% पे मिलेगा, क्योंकि वो बीच में 70-80 पैसा 90 पैसा मेरा कमीशन है। बट उसके बदले में मुझे एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल गाइडेंस भी मिल जाती एब्सोल्युटली, है, जो फंड्स के सेक्टर्स को ट्रैक कर रहा है, कंपनीज Absolutely. ट्रैक कर रहा है, तो शायद वो रिटर्न्स के से इजीली कवर हो जाता होगा ये। होपफुली। करेक्ट। एंड सर पूरे एलोकेशन में आई एम होपिंग कि 80-20 से मैंने शुरू किया, इक्विटी 80 है, डेट वर्सेस गोल्ड, सॉरी डेट स्लैश गोल्ड 20 है, साइकिल अच्छी है इक्विटी के लिए, वो 80 मेरा 90% बन गया ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। करेक्ट। तो डू आई रीबैलेंस? टिपिकली यू शुड, बट यू शुड ऑल्सो बी माइंडफुल कि जब आप रीबैलेंस करोगे ना तो उसमें एक टैक्स एंगल आ जाता है, ओके राइट। तो आप जब वो 10% बेचकर वापस गोल्ड और फिक्स्ड इनकम में जाने की कोशिश करोगे तो आपको वो 10% पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रीबैलेंस टिपिकली हो सकता है उतना पुश करते रहे अगर आपके पास कैश फ्लो है तो। ओके आपके पास नया कैश फ्लो है तो उसे आप वो गोल्ड और फिक्स्ड इनकम में डाल दीजिए कि वो Bank, प्रोपोर्शनल हो जाए, राइट। तो टैक्स बच जाएगा। ओके सर क्या टैक्स रहता है तीनों में फॉर द व्यूअर्स? सो एक्विटी में 1 साल का टाइम फ्रेम है। 1 साल से नीचे अगर आपने बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पे आपको 20% टैक्स लगता है। ओके 1 साल से ऊपर आपने बेचा तो 1,25,000 पहले टैक्स फ्री है ओके और उसके बाद आपको 12.5% टैक्स लगेगा। 1,25,000 मेरा गेन्स फ्री है कि टैक्स गेन्स फ्री है, ओके ओके राइट। फर्स्ट, सेकंड, अब अगर हम डेट की बात करें तो कितने भी समय के लिए आप पैसा रोक लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको स्लैब रेट पे ही टैक्स लगेगा। ओके और गोल्ड अगर आप ईटीएफ के थ्रू कर रहे हो तो क्योंकि वो ट्रेड हो रहा है तो उसमें इक्विटी जैसा टैक्सेशन है आपको। Okay. 1 साल से नीचे 20%, 1 साल से ऊपर Correct. 12.5%। और अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ले रहे हो तो वो 2 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है, 2 साल के ऊपर 12.5% हो जाएगा। ओके और सर जैसे मैं जब स्टॉक लेता बेचता हूँ तो मेरे को सरकार टैक्स करती है अगेन यही रेट पे 20 और 12.5 पे, तो म्यूचुअल फंड भी तो सर स्टॉक लेते बेचते साल के अंदर तो क्या डबल टैक्सेशन हो जाता है म्यूचुअल फंड में? आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज कि मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करो। क्यों? सबसे पहले तो देखो, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको नहीं पता है कौन सा सेक्टर चलेगा, उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक चलेगा, एंड वेरी स्पेसिफिकली 100 रुपया है तो मैं उस स्टॉक में क्या वेट में इन्वेस्ट करूँ। लोगों को तो पता ही नहीं है ये कितना इंपॉर्टेंट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, राइट। तो मैं इसीलिए लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप एक म्यूचुअल फंड को पैसा दे दो, म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा ये सब, और उनको तो आपसे बेटर आता है करना। प्लस मान लीजिए आप 10 साल के लिए निवेश कर रहे हो और 10 साल में 1000 बार ट्रांजैक्शन किए खरीदने बेचने के म्यूचुअल फंड के, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब आपने मान लीजिए एक स्टॉक खुद से खरीदा, 120 हो गया, आपने वो स्टॉक बेचा क्योंकि अब आपको दूसरा स्टॉक खरीदना है, तो वो जो 20 रुपए का आपको गेन्स हुआ उसके ऊपर पहले आप मान लीजिए 2.5 रुपया टैक्स भर रहे हो, तो बचा 117.5, तो आपका री इन्वेस्ट तो 117.5 ही हो रहा है। पर म्यूचुअल फंड जब ये 120 वाला स्टॉक बेचता है उसको पूरा 120 मिलता है और वो पूरा 120 री इन्वेस्ट करता है। तो 10 साल में इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बच जाता है टैक्स की वजह से
कि म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड्स में ही करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम डायरेक्ट इक्विटी में भी है और ये प्रॉब्लम आपको पीएमएस में भी है, राइट क्योंकि पीएमएस भी आपके अकाउंट में ट्रेड करता है। राइट तो पीएमएस में भी आपके पास 117 ही बचेगा वापस रीडिप्लॉयमेंट करने के लिए। गॉट। तो सर वन लास्ट क्वेश्चन, क्या हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट जो इंडिया में ग्रो करेगा, म्यूचुअल फंड उसका फ्लैग बेरर रहा है और आगे जाते टाइम में भी म्यूचुअल फंड ही उसको लीड करेगा? 100% मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स एंड स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स आर समथिंग दैट यू शुड क्लोजली ट्रैक, क्योंकि आज अगर 4-5% ऑफ इंडिया इन्वेस्टेड है और ग्लोबली ये नंबर 20 से 50% है, तो आई सी नो रीज़न क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटल मार्केट्स में पैसा रोकने आएंगे अगर इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में फ्यूचर में कम हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा 100% म्यूचुअल फंड कंपनीज को डेफिनेटली होगा। तो एक तो इन्वेस्टर बनिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस मिल रही है, काम वो लोग अच्छा कर रहे हैं, टैक्स एडवांटेज इतने सारे, सब कुछ है। और उसके ऊपर आप म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और ये एडवाइस नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले और अ सेक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ। आई थिंक सर ये पर्टिकुलर शो सभी के लिए एक कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड का, इन एंड आउट उनको इसमें समझ में आ गया, कहाँ पैसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे टैक्स आर्बिट्राज है उनके पास, और मैं एज एन इन्वेस्टर कैसे अपना जो पूरा एलोकेशन है वो मैनेज कर सकता हूँ और कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ मार्केट में। वो एक कंप्लीट गाइडेंस इस पर्टिकुलर शो से लोगों को मिल गई है, एंड आई एम वेरी श्योर यहाँ से अगर वो लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं चीज़ें, so they'll do wonders with their portfolio and their returns and also manage their risk very well. I think, Kunal, all I can say is thank you so much for inviting me on the show.